हेलो एवरीवन, आरएस एकेडमी एकेटीयू में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आयुषी गुप्ता आपको आरएस एकेडमी चैनल पर फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी यूनिट 1 को एक रिवीजन हम करेंगे आज आपका वन शॉर्ट वीडियो में। मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट हैं फर्स्ट यूनिट से, आप किस तरह के टॉपिक, किस तरह के न्यूमेरिकल, किस तरह के क्वेश्चन आपके एकेटीयू में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। वन शॉर्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो आपको पता होगा, जब हम आपका सिलेबस पढ़ रहे थे, जब हमने लेक्चर वाइज सिलेबस स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले हमने जस्ट सेमीकंडक्टर डायोड, आपकी फर्स्ट यूनिट का नेम क्या है, सेमीकंडक्टर डायोड। तो हमने स्टार्ट किया था सेमीकंडक्टर का इंट्रोडक्शन, कि सेमीकंडक्टर का इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं, क्या होते हैं सेमीकंडक्टर। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। फर्स्ट हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड मटेरियल्स। तो सॉलिड मटेरियल का क्लासिफिकेशन जब हम कर रहे थे तो 3 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया था, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। कंडक्टर्स क्या होते हैं, वो कंडक्टर्स जो आपकी कंडक्टिविटी, जिसमें करंट क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। इट मींस जिसकी कंडक्टिविटी हाई होती है। कंडक्टर्स हम किनको बोलते हैं, कंडक्टर्स उन मटेरियल को बोलते हैं जिनकी कंडक्टिविटी हाई होती है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स वो मटेरियल होते हैं जहाँ पे करंट बिल्कुल भी फ्लो नहीं करता है, वहां पर आपकी कंडक्टिविटी क्या होती है, निग्लिजिबल होती है, या हम क्या बोल सकते हैं, जीरो कंडक्टिविटी होती है। सेमीकंडक्टर, इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स आपके वो मटेरियल होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है, जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बीच में लाई करती है। इंपॉर्टेंट क्या है आपका, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर्स आपकी पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स किस पे बेस्ड है, सेमीकंडक्टर्स पे बेस्ड है। अब हम जो पढ़ेंगे, जो आपका डायोड, नेक्स्ट जो आपका सिलेबस है, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, दैट इज डायोड, सेमीकंडक्टर डायोड। तो डायोड किस चीज से बन रहे होते हैं, सेमीकंडक्टर से डायोड आपके बन रहे होते हैं। इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, मटेरियल्स को क्लासिफाई किया था एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पे। मटेरियल्स कितने टाइप के होते हैं आपके, 3 टाइप के होते हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। बट एग्जाम में क्या पूछा जाता है आपसे, मटेरियल को क्लासिफाई करने के लिए पूछा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। तो ये जो आपका टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, एकेटीयू एग्जाम में ये पूछा गया है, एकेटीयू में ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लासिफाई द मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। तो जब हम डिस्कस कर रहे थे, हमने क्लासिफाई किया था एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पे कि कंडक्टर्स में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की जो बीच का गैप होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा। इसमें इंसुलेटर्स में क्या होता है, कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स के बीच का जो गैप होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। इसीलिए इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की साइड इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसमिट नहीं हो पाते हैं। इसीलिए इंसुलेटर्स में करंट क्या होता है, करंट की जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, जीरो होती है, नेग्लिजिबल होती है। सेमीकंडक्टर्स में हमने पढ़ा था कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में इतना गैप होता है कि इलेक्ट्रॉन्स इजीली ट्रांसफर हो पाए वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की साइड। अगर कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में क्या होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का जो फोरबिडन गैप है वो क्या होता है, जीरो होता है, एनर्जी गैप जीरो होता है। इसीलिए सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इजिली ट्रांसफर हो जाते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की साइड। तो एकेटीयू में क्वेश्चन आपको ये पूछा गया है कि एनर्जी बैंड डायग्राम को, आपको एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पे आपको मटेरियल्स को क्लासिफाई करना है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था कंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स का क्लासिफिकेशन। सेमीकंडक्टर्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक को हमने फर्दर डिवाइड किया था पी टाइप और एन टाइप। ये सारे हमने क्लासिफिकेशन किए हुए हैं जब हम लेक्चर्स में पढ़ रहे थे। आपको पता होगा, जब आपने लेक्चर्स देखे होंगे तो लेक्चर्स में हमने ये सब चीजें डिस्कस की थी डिटेल में। आज हम क्या कर रहे हैं, क्विक रिवीजन कर रहे हैं। क्विक रिवीजन के थ्रू हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमें एकेटीयू एग्जाम में पढ़ के जानी है, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, आप एग्जाम से पहले एक वीडियो इसको देखोगे, वन शॉट वीडियो को, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इस यूनिट से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या हमें याद रखनी है। डिटेल एनालिसिस पूरा का पूरा डिटेल आप आरएस एकेडमी एकेटीयू ऐप पर पढ़ा हुआ है, सारी वीडियो, सारे आपके पीडीएफ सब एकेटीयू ऐप पर पड़े हुए हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होते हैं जिसमें आपकी कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, नॉर्मल सेमीकंडक्टर के जैसे होता है। इनमें क्या होता है, कोई भी आपकी डोपिंग एलिमेंट नहीं होता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम क्या करते हैं, ये सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होते हैं जिसमें डोपिंग क्या होती है, जीरो होती है। दी सेमीकंडक्टर्स आर दो सेमीकंडक्टर विदाउट हैव एनी इम्प्योरिटी। बैंड डायग्राम देखेंगे, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर देखेंगे, तो इस तरीके से हमने क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमने क्या किया था, सेमीकंडक्टर्स को जब हम पढ़ रहे थे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, इनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पर कैसे बिहेव करते हैं, इंसुलेटर के जैसे बिहेव करते हैं। क्यों बिहेव करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता है।
नेक्स्ट आते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होते हैं जिसमें आप डोपिंग कराते हो। ऑन द बेसिस ऑफ डोपिंग हम इसको फर्दर डिवाइड करते हैं टू टाइप्स में, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होते हैं जिसमें हम पेंटावेलेंट एटम की इंप्योरिटी को ऐड कराते हैं। पेंटावेलेंट एटम की इंप्योरिटी को हम ऐड कराते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होते हैं। इसका अगर हम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर देखें तो क्या होगा? एन टाइप एटम, एन टाइप एटम क्या लिया हमने? फोस्फोरस। फोस्फोरस की हमने डोपिंग करा दी विद द हेल्प ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन नॉर्मल सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर है, उसके अंदर हमने क्या किया? पेंटावेलेंट एटम की इंप्योरिटी करा दी, इसलिए इसको हमने क्या बोला? एन टाइप सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट आते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होते हैं जिसमें हम इंप्योरिटी को ऐड कराते हैं। कौन सी इंप्योरिटी को ऐड कराते हैं? ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी को हम यहाँ पर ऐड कराते हैं। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी के एग्जांपल अगर देखें तो बोरोन, एल्यूमिनियम आप ऐड कराओगे। अगर इसका हम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर देखें तो हमने क्या करा? बोरोन में, बोरोन को हमने ऐड करा दिया, डोपिंग ऐड करा दी बोरोन की, किसमें? सिलिकॉन एटम में। सिलिकॉन में ऐड कराया तो यहाँ पर क्या बन गया? एक क्रिएट हो गया एक आपका होल। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में जब हम डिस्कस कर रहे थे लेक्चर में, हमने क्या देखा था कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी में होल्स होते हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी में क्या होते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट आता है पीएन जंक्शन डायोड पे। पीएन जंक्शन डायोड ये इंपॉर्टेंट है, एकेटीव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको किस तरीके से एकेटीव एग्जाम में लिखा होना चाहिए या किस तरीके से आपको अपना आंसर प्रेजेंट करना है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? व्हाट इज द वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड? एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर इन पीएन जंक्शन डायोड। एक्सप्लेन बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड विद द हेल्प ऑफ वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये 3-4 तरह के मैंने क्वेश्चन बोले हैं, सबका आंसर क्या होगा? सेम होगा। आपको क्या करना है? पीएन जंक्शन डायोड को बताना है कि क्या होता है। जब आप पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को एक साथ फैब्रिकेट करते हो तो एक डिवाइस बन के आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड को जब हम बनाते हैं तो हमने क्या डिस्कस किया था? वहां पर डिप्लीशन लेयर की फॉर्मेशन को डिस्कस किया था। डिप्लीशन लेयर की फॉर्मेशन क्या होती है? जब पी टाइप और एन टाइप के मेजोरिटी कैरियर्स मूव करते हैं पी से एन की साइड और एन से पी की साइड, तो क्या होता है? चार्ज इकट्ठा हो जाता है आपके एक जंक्शन की साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक लेयर बनती है जिसको हमने क्या बोला? डिप्लीशन लेयर। तो ये सारी चीजें अगर आपसे फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर पूछा है, वर्किंग पूछी है पीएन जंक्शन डायोड की, बाइसिंग पूछी है, तो हमने क्या करना है? स्टार्टिंग करनी है हमें यहीं से कि पी टाइप और एन टाइप को एक साथ रखेंगे और क्या होगा आपका? यहाँ पर एक डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद हमने क्या करा? डिप्लीशन लेयर की फॉर्मेशन के बाद ही हमने क्या पढ़ा था? बाइसिंग पढ़ी थी। सिंबल अगर हम पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल देखें तो सिंबल किस तरीके से बनाते हैं? हम डायोड को ट्राइंगल बनाएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे? इसको हम बोलते हैं पी टाइप और एन टाइप। 2 टर्मिनल का डिवाइस होता है पीएन जंक्शन डायोड। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? बाइसिंग पढ़ेंगे। 2 टाइप की हमने बाइसिंग डिस्कस की थी, फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग हम किसको बोलते हैं? जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को आप पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हो और एन टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव टर्मिनल से हम कनेक्ट करते हैं, तो इस तरह के कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड बाइसिंग। नेक्स्ट अगर रिवर्स बाइसिंग की बात करें तो रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है? जब आप पी टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हो, पी टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हो और एन टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हो। इसका मतलब जब हमने ये डिस्कस किया था इस लेक्चर में, जब हम पढ़ रहे थे फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग, तो फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होता है? फॉरवर्ड बाइसिंग में पी टाइप है, सेम टाइप का सेमीकंडक्टर और सेम आप पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रहे हो और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आप नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रहे हो। रिवर्स बाइसिंग में हम क्या कर रहे हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रहे हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रहे हैं। इफेक्ट क्या होता है इसका? जब हमने डिस्कस किया था, इफेक्ट क्या आता है? डिप्लीशन लेयर पे इफेक्ट आता है। क्या आता है? डिप्लीशन लेयर पे इफेक्ट आता है कि आप अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर को अगर आप फॉरवर्ड बाइसिंग कर रहे हो, फॉरवर्ड बाइसिंग में डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या होती है? रिड्यूस होती है, जबकि रिवर्स बाइसिंग में डिप्लीशन लेयर की विड्थ इंक्रीज हो जाती है। बात करते हैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स की। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बारी पूछी जाती है, एकेटीव एग्जाम में बहुत बारी पूछी गई है। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। आपका अगर 7 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ रहा है वो पीएन जंक्शन डायोड का, तो विदाउट वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स हमें क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, हमें वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स बनानी ही है, वेदर वो आपसे पीएन जंक्शन डायोड की वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे या नहीं पूछे। तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स में डिस्कस की थी। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है? नी वोल्टेज के बाद करंट इंक्रीज करता है, जबकि रिवर्स बाइसिंग में आफ्टर ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद करंट क्या हो जाता है? सडनली इंक्रीज करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेकडाउन ऑफ डायोड, ब्रेकडाउन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड।
इसके बाद अगर हम देखें, इसके बाद हमने क्या देखा था, इफेक्ट देखा था टेम्परेचर का वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स पे। ये भी इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए। 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है आपके एकेटीयू एग्जाम में, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया है, एकेटीयू एग्जाम में पूछा गया है। क्या होता है जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो हमने डिस्कस किया था टेम्परेचर इंक्रीज होने पे जो नी वोल्टेज होती है वो क्या होती है, रिड्यूस होती है, जबकि जो आपकी ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है रिवर्स बाइसिंग में ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है। इसका मतलब पीएन जंक्शन, अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर इफेक्ट की वजह से क्या होता है, पीएन जंक्शन की जो प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किधर की साइड मूव करती है, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ मूव कर जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमने डिस्कस किए थे डायोड की इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार ये आपके एकेटीयू एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। वहां पर हमने क्या देखना है कि डायोड को, हम प्रैक्टिकल डायोड को कैसे चेंज करते हैं, आइडियल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं और आपके प्रैक्टिकल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की बात करते हैं तो आइडियल डायोड फॉरवर्ड बायस में कैसे वर्क करता है, शॉर्ट सर्किट के जैसी, और रिवर्स बायस में ओपन सर्किट के जैसे। अगर हम सेकेंड अप्रोक्सीमेशन की बात करें तो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में क्या डिस्कस किया था कि सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में हम डायोड की क्या लेकर चलते हैं, बैरियर पोटेंशियल डायोड का कंसीडर करके हम चलते हैं। अगर डायोड सिलिकॉन का है तो बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, 0.7 वोल्ट, और अगर डायोड जर्मेनियम का है तो बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 0.3 वोल्ट। थर्ड अप्रोक्सीमेशन में बात करें तो हम डायोड का इंटरनल रेजिस्टेंस भी कंसीडर करके चलते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा था ये सारी चीजें, सारे के सारे हमने अप्रोक्सीमेशन को, आइडियल डायोड, सिंप्लीफाइड और पीस वाइज को हमने डिस्कस किया था। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी थी, फॉरवर्ड बायस में कैसे काम करेगा, रिवर्स बायस में कैसे काम करेगा। नेक्स्ट आते हैं डायोड करंट इक्वेशन। डायोड करंट इक्वेशन ये इंपॉर्टेंट है, एक दो बार इस पे न्यूमेरिकल आपका पूछा गया है, जस्ट आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला के बिहाफ पे हमने कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे। आईडी क्या होता है आपका, डायोड करंट होता है, आईएस इज रिवर्स सैचुरेशन करंट, वीडी इज फॉरवर्ड करंट, एंड ई इक्वल्स टू, ई की पावर क्या था, वीडी बाई ईटा वीटी, ईटा इज डायोड कांस्टेंट एंड वीटी इज थर्मल वोल्टेज। हमें क्या होगा, 3 वैल्यूज हैं। वेरिएबल की बात करें तो आईडी, आईएस और वीडी, आईडी, आईएस और वीडी, 3 वेरिएबल्स है। अगर न्यूमेरिकल हमसे पूछेगा तो न्यूमेरिकल किस तरीके से पूछेगा, आपको आईडी, आईएस की वैल्यू गिवन होगी, वीडी आपसे पूछेगा, अदरवाइज आईएस वीडी की वैल्यू गिवन होगी, आपसे आईडी पूछ लेगा, और आईडी वीडी की वैल्यू होगी तो आईएस पूछेगा। इसका मतलब आपके पास 2 पैरामीटर्स आपको गिवन होंगे और थर्ड पैरामीटर की वो आपसे वैल्यू को कैलकुलेट कराएगा। तो यहाँ पर हमने क्या करा था, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। न्यूमेरिकल्स में आपको कैलकुलेटर को बहुत अच्छे से यूज करना आना चाहिए। न्यूमेरिकल्स में क्या क्या वैल्यूज आपको गिवन है, सबसे पहले हम पुटअप करेंगे कि क्या क्या वैल्यू में गिवन है, गिवन को एक साइड लिखेंगे। इसके बाद जो अननोन वेरिएबल है जो हमसे पूछा गया है उसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेटर में जो एलएन और आपकी लॉग बेस ई की वैल्यू होती है, हम क्या करते हैं, अगर हम क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन की बात करें जहां से आपसे वीडी की वैल्यू गिवन है, तो वीडी में हमने क्या लिखा था, यहाँ पर एलएन की वैल्यू लिखी थी। हमने लॉग बेस ई की वैल्यू नहीं निकाली थी, लॉग नहीं निकाला था, हमने क्या निकाला था, एलएन। क्यों निकाला था एलएन, क्योंकि यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं, लॉग बेस ई की बात करते हैं। तो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे कि हमसे एलएन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हमें लॉग की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इन सब चीजों को हम याद रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं ब्रेकडाउन मैकेनिज्म। ब्रेकडाउन मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है आपका। ब्रेकडाउन मैकेनिज्म में अगर हम बात करें तो ब्रेकडाउन मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया है, एक्सप्लेन द ब्रेकडाउन मैकेनिज्म इन पीएन जंक्शन डायोड। हमने 2 टाइप के ब्रेकडाउन मैकेनिज्म को डिस्कस किया था, अवलांच ब्रेकडाउन और जीना ब्रेकडाउन। क्या क्या डिस्कस किया था हमने, अवलांच ब्रेकडाउन और जीना ब्रेकडाउन। आते हैं इस स्लाइड पे अवलांच और जीना ब्रेकडाउन पे। अवलांच जीना ब्रेकडाउन का जो ये आपका डिफरेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, एकेटीयू एग्जाम में पूछा हुआ गया है, एकेटीयू में आया हुआ है क्वेश्चन। डिफरेंस भी पूछ लेता है, कई बार ये पूछ लेता है एक्सप्लेन द अवलांच ब्रेकडाउन, एक्सप्लेन जीना ब्रेकडाउन, तो इंडिविजुअली भी पूछा गया है। अवलांच ब्रेकडाउन हमने क्या देखा था, अवलांच ब्रेकडाउन क्या होता है, ग्रेजुअल होता है। एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद इसमें जो करंट इंक्रीज होता है वो ग्रेजुअली होता है, बट जीना ब्रेकडाउन में क्या होता है, एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद करंट सडनली इंक्रीज करता है। मतलब इनकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स में एक की ग्रेजुअल होती है और एक की क्या होती है, शार्प होती है। जीना ब्रेकडाउन किन में होता है, किन डायोड्स में होता है, जो हैवीली डोप्ड होते हैं। बट आपका जो अवलांच ब्रेकडाउन होता है वो किस में होता है, जो कि लाइटली डोप्ड आपके डायोड्स होते हैं। अगर हम वोल्टेज की बात करें, ग्रेटर देन 6 वोल्ट के बाद अगर कोई ब्रेकडाउन हो रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, अवलांच ब्रेकडाउन।
और 6 वोल्ट से कम जो भी ब्रेक डाउन हो रहा है वो हम उसको क्या बोलते हैं, अवलांच ब्रेक डाउन, जीनर ब्रेक डाउन। 6 वोल्ट से कम अगर हो रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, जीनर ब्रेक डाउन। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, हमने ये सारे एकेटिव में पूछे हुए हैं, ये डिफरेंस आपका आया हुआ है एकेटिव एग्जाम में, इंडिविजुअली आपसे ब्रेकडाउन पूछा हुआ है। तो हमने क्या किया हुआ है, आरएस एकेडमी एकेटिव ऐप पर अगर आप जाओगे तो वहां पर आपको सारे के सारे लेक्चर वाइज आपको सारे के सारे वीडियोस मिलेंगे, उसके साथ आपको आपकी पीडीएफ भी अवेलेबल होगी। तो आप डाउनलोड कर सकते हैं आरएस एकेडमी एकेटिव ऐप, आप डाउनलोड कर सकते हैं आरएस एकेडमी एकेटिव ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको सारे के सारे मेरे लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, वे लेक्चर्स के साथ आपको पीडीएफ भी अवेलेबल होगी, सारे नोट्स आपको अवेलेबल होंगे। कोई भी कहीं भी अगर आपको डाउट है आप मेरे को मैसेज करके वहां पर इजीली पूछ सकते हो। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था रेक्टिफायर। रेक्टिफायर भी इंपॉर्टेंट है, बट इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव में हमने 2 पार्ट, 2 रेक्टिफायर आपके डिस्कस किए थे, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर एंड फुल वेव सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर। रेक्टिफायर 2 टाइप्स के होते हैं, हाफ वेव एंड फुल वेव। हाफ वेव की बात करें तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर वो रेक्टिफायर होता है जो सिर्फ हाफ साइकिल के आपको इनपुट प्रोवाइड कराता है। क्या कराता है, सिर्फ हाफ साइकिल के लिए आपको आउटपुट देगा, अदरवाइज नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सर्किट की बात करें तो सर्किट हमने ये डिस्कस किया था, हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट आपको ये गिवन है, वेवफॉर्म आपको ये गिवन है। इसके बाद हमने पैरामीटर्स फाइंड आउट किए थे, इससे रिलेटेड हमने क्या किया था, पैरामीटर्स फाइंड आउट किए थे, डीसी लोड वैल्यू, लोड करंट हमने डिस्कस किया था। हमें क्या आना चाहिए, कोई अगर आप हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ रहे हो तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए आपको लोड करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। कितनी आई थी, Im बाय पाई। आईडीसी कितनी आई थी, Im बाय पाई। अगर यही मैं आरएमएस वैल्यू लिखूं तो आरएमएस वैल्यू कितनी आई थी, आई आर एम एस इक्वल्स टू Im बाय 2। किसके लिए, ये हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। प्रोसेस क्या था, फॉर्मूला लगाया था, देन उसके बाद हमने इनपुट वेवफॉर्म, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए क्या होता है, इनपुट वेवफॉर्म सिर्फ हाफ साइकिल के लिए आती है, 0 टू पाई के लिए, पाई से 2 पाई के लिए इसकी वैल्यू क्या हो गई थी, 0। जस्ट यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन को सॉल्व किया और वैल्यू आई थी हमारी आई आर एम एस इक्वल्स टू Im बाय 2। इसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट होता है वो क्या पूछा जाता है एकेटिव एग्जाम में, अगर वो पूछ रहा है तो पूछता है वो आपसे रिपल फैक्टर, कैलकुलेट रिपल फैक्टर। अगर हाफ वेव रेक्टिफायर या रेक्टिफायर का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है तो वो क्या पूछता है, रिपल फैक्टर का डेरिवेशन या रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी। तो ये रिपल फैक्टर एकेटिव एग्जाम में पूछा गया है। अगर हम डेरिवेशन की बात करें तो रिपल फैक्टर का डेरिवेशन हमें सॉल्व करना आना चाहिए। रिपल फैक्टर की जो वैल्यू थी वो कितनी आई थी, गामा इक्वल्स टू 1.11। ये आपको याद होनी चाहिए। अगर 2 मार्क्स में भी कई बार वो पूछ लेता है, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ रिपल फैक्टर फॉर हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर, तो इनकी वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए और इनका डेरिवेशन भी आपको याद होना चाहिए। रिपल फैक्टर एंड रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी ये भी एकेटिव एग्जाम में पूछी हुई गई है, तो इसका डेरिवेशन भी आपको आना चाहिए। जब हमने इसको डिस्कस किया था, आई होप आपने मेरे लेक्चर्स देखे होंगे, आरएस एकेडमी एकेटिव ऐप पर सारे के सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। तो वहां पर हमने डिस्कस किया था कि आउटपुट पावर अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो क्या होना चाहिए, एफिशिएंसी हमें कैलकुलेट करनी है तो आउटपुट बाय इनपुट होना चाहिए। कितनी वैल्यू कैलकुलेट होके आई थी, 41% आपकी ये वैल्यू आई थी। किसके लिए, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए इसकी वैल्यू 41% आई थी। नेक्स्ट इसके बाद हमने डिस्कस किया था फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में हमने 2 पार्ट्स पढ़े थे। कौन कौन से रेक्टिफायर पढ़े थे हमने, सेंटर टेप्ड और ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर इंपॉर्टेंट है, एकेटिव के पर्सपेक्टिव से ब्रिज रेक्टिफायर इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम एकेटिव में ब्रिज रेक्टिफायर का क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अगर रेक्टिफायर से कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है तो वो आपको ब्रिज रेक्टिफायर पॉसिबिलिटी होती है कि 90% वो आपसे ब्रिज रेक्टिफायर पूछता है। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ ब्रिज वेव रेक्टिफायर विद द हेल्प ऑफ इनपुट एंड आउटपुट वेवफॉर्म। क्या बोलता है, इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म की हेल्प से आपको इसको एक्सप्लेन करना है। तो ये सेंटर टेप रेक्टिफायर है। सेंटर टेप रेक्टिफायर में हम 2 डायोड को यूज करते हैं। और अगर इसकी वेवफॉर्म की बात करें तो वेवफॉर्म क्या बनाई थी हमने, इनपुट आप प्रोवाइड कराते हैं, दोनों इनपुट के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए आउटपुट क्या होता है, यहाँ पर हमें प्रोवाइड होता है। क्या आउटपुट प्रोवाइड होता है हमें, इनपुट के बिहाफ पे हमें हाफ फुल वेव रेक्टिफायर में हमें आउटपुट प्रोवाइड होता है। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या हो जा रहा था, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए हमें 0 मिलता था, बट फुल वेव रेक्टिफायर के लिए ये वैल्यू हमें क्या मिलती है, नॉन 0 मिलती है।
सेम इसी के लिए हमने बहुत सारे पैरामीटर्स फाइंड आउट किए थे। अगर हम फुल वेव रेक्टिफायर की बात करें तो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए आईडीसी की वैल्यू कितनी आई थी, 2Im/π। ये क्या होती है, डबल होती है। कितनी आई थी, 2Im/π। आईडीसी की वैल्यू कितनी होती है, 2Im/π। और अगर हम IRMS की वैल्यू कैलकुलेट करें फॉर फुल वेव रेक्टिफायर, इट इज IRMS/Im/√2। तो सारे के सारे डेरिवेशन जिस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं एकेटीयू ऐप पर, हमारी आरएस एकेडमी एकेटीयू ऐप पर पड़े हुए हैं, आप वहां से सारे के सारे लेक्चर्स को देख सकते हो। कहां से देख सकते हैं हम, आरएस एकेडमी एकेटीयू ऐप। गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे तो आपको ये ऐप मिल जाएगी, वहां से आप सारे मेरे वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो, पीडीएफ के साथ विद नोट्स के साथ आप सारे के सारे लेक्चर्स वहां से देख सकते हो। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हमने फॉर्म फैक्टर डिस्कस किया था। इसके बाद यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, अगेन रिपल फैक्टर एंड रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी। रिपल फैक्टर का डेरिवेशन हमसे कैलकुलेट करवाता है, हमसे डेराइव करवाता है रिपल फैक्टर। जैसा हमने हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए डेराइव किया था वैसा ही हमें फुल वेव के लिए करना है। नेक्स्ट इसके बाद रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी है, ये भी आपके एकेटीयू एग्जाम में पूछी हुई गई है। और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर एंड फुल वेव सेंटर रेक्टिफायर रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी क्या होती है, दोनों इक्वल होती है। कितनी आती है, 81.06% ये आती है। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपको कैलकुलेटर बहुत अच्छे से सॉल्व करना, कैलकुलेटर क्या करना आना चाहिए, आपको यूज करना आना चाहिए, किस तरीके से हम क्या वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उस चीज के लिए आपको कैलकुलेटर यूज करना अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रेक्टिफायर से क्वेश्चन बनता है तो वो यहां से ही बनता है आपका, ब्रिज रेक्टिफायर से। अगर क्वेश्चन बन रहा है तो कहां से बनता है, ब्रिज रेक्टिफायर से क्वेश्चन बनता है। यूनिट 1 में अगर रेक्टिफायर टॉपिक अब है आपके पास तो 90% 90 से 95% चांसेस हैं तो आपको क्वेश्चन कहां से मिलेगा, ब्रिज रेक्टिफायर से आपको क्वेश्चन मिलेगा। सर्किट डायग्राम हमने ये डिस्कस किया था। और वेवफॉर्म की बात करें तो वेवफॉर्म क्या बनाई थी हमने, जैसे फुल वेव सेंटर टेप के लिए बनाई थी। दोनों ही हाफ साइकिल के हमें क्या मिलता है, आउटपुट हमें प्रोवाइड होता है। दोनों ही साइकिल के लिए हमें आउटपुट प्रोवाइड होता है। ये हमने क्या लिखे थे, यहाँ पर पैरामीटर्स डिस्कस किए थे फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के लिए। तो ब्रिज रेक्टिफायर के जो पैरामीटर्स होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, सेंटर टेप के इक्वल होते हैं। जस्ट डिफरेंस आता है आपकी पीआईवी में, पीक इनवर्स वोल्टेज में डिफरेंस आता है। पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होती है, ये इसकी एडवांटेज होती है ब्रिज रेक्टिफायर की, कि हम ब्रिज रेक्टिफायर को क्यों प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर। तो क्या होती है, पीक इनवर्स वोल्टेज वीएम के बराबर होती है, जबकि फुल वेव सेंटर टेप रेक्टिफायर में इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 2Vm के बराबर होती है। इंपॉर्टेंट क्या है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है रिपल और रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी का। 7 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा, बोलेगा एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर विद इनपुट एंड आउटपुट वेवफॉर्म, ऑल्सो डेराइव द डेरिवेशन फॉर रिपल फैक्टर एंड रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी। क्या बोलेगा, रिपल फैक्टर एंड रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी का भी आपको डेरिवेशन डेराइव करना है, उसका डेरिवेशन आपको देना है। तो इस तरीके से पूरा 7 मार्क्स का क्वेश्चन नेगेटिव एग्जाम में पूछा हुआ गया है। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंट क्लीपर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 7 मार्क्स में क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। क्लीपर एंड क्लैंपर दोनों ऐसे टॉपिक है जहां से आपको क्वेश्चन मिलते हैं। यहाँ से हमें क्या मिलते हैं, एकेटीव एग्जाम में न्यूमेरिकल्स मिलते हैं। न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस किए हुए हैं, ऐप पर सारे न्यूमेरिकल्स पढ़े हुए हैं। क्या डिस्कस किया हमने, न्यूमेरिकल्स एकेटीव एग्जाम में यहाँ से न्यूमेरिकल्स आते ही आते हैं। क्लीपर से जो थ्योरी है वो बहुत कम पूछी जाती है, बट आपके न्यूमेरिकल यहाँ से आपको हमेशा मिलेंगे। आप लास्ट 6 ईयर 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर आप देखोगे तो आपको सारे के सारे न्यूमेरिकल वहां पर हमें मिलेंगे। तो न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं, तो न्यूमेरिकल्स वाला लेक्चर भी आपका वहां पर पड़ा हुआ है एकेटीव ऐप पर। न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस किए थे। क्या इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर, वेवफॉर्म। न्यूमेरिकल्स में हमें क्या ध्यान रखना होता है, हमें वेवफॉर्म याद रखनी होती है। क्लीपर और क्लैंपर के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उसमें हमें क्या याद रखना होता है, वेवफॉर्म। विदाउट वेवफॉर्म आपका जो आंसर है वो इनकम्प्लीट होता है। वेवफॉर्म इंपॉर्टेंट होती है, किस तरीके से आप वेवफॉर्म को बनाते हो। हमने जब डिस्कस किया था तो हमने क्लीपर के क्वेश्चन किस तरीके से डिस्कस किए थे, हमने केसेस बनाए थे। हमने क्या करा था, हर एक क्वेश्चन के लिए हमने केस बनाए थे। बहुत इजी तरीके में हमने सीखा था कि क्लीपर के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, किस तरीके से हम इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे इजी तरीका क्या था कि हमने इनको
हमने क्या किया था, हमने इनको केसेस बना के सॉल्व किया था। एक पर्टिकुलर वोल्टेज आपको गिवन होती है, उसके बिहाफ पे हमने क्या किया, केसेस बनाए और देखा कि डायोड किस कंडीशन में, फॉरवर्ड में, रिवर्स में, उसके बिहाफ पे हमने इनपुट और आउटपुट वोल्टेज को कैलकुलेट किया था। इनपुट वोल्टेज को कैलकुलेट किया था, कैसे कैलकुलेट किया था, आउटपुट वोल्टेज को कैलकुलेट किया था, किसकी टर्म में किया था, इनपुट की टर्म में हमने किया था, क्योंकि हमें क्या गिवन होता है, इनपुट वेवफॉर्म हमें आंसर में, क्वेश्चन में गिवन होती है। तो आपके जो भी क्लिपर और क्लैंपर के क्वेश्चन है, हम याद रखेंगे कि हम वेवफॉर्म किस तरीके से बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एकेटीयू का ही क्वेश्चन है ये, आपका एकेटीयू का ही क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है जो हमने डिस्कस किया हुआ है। इसी टाइप से आपके क्वेश्चन एकेटीयू एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, टू वे क्लिपर। ये भी आपका एकेटीयू एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है, एकेटीयू पेपर का ही क्वेश्चन है, पीवाईक्यू ही है ये भी आपका एग्जाम में आया हुआ है। तो इंपॉर्टेंट क्या होती है इनकी वेवफॉर्म, किस तरीके से हम वेवफॉर्म को ड्रॉ करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी वेवफॉर्म। हम याद रखेंगे कि किस तरीके से हम वेवफॉर्म बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, कितने केसेस हम बना रहे हैं। तो सारे के सारे वीडियोस आपको हमारे मेरे एकेटीयू चैनल पर, आरएस एकेडमी एकेटीयू चैनल पर मिल जाएंगे, वहां से आप इजीली पढ़ सकते हो। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लैंपर की। क्लैंपर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लीपर और क्लैंपर में जनरली चॉइस के क्वेश्चन आते हैं। अगर हम बात करें एकेटीयू में, तो एकेटीयू में क्वेश्चन जो आता है, अब 2-3 बार से जो क्वेश्चन आने लगा है, वो क्या करता है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन देता है, सेक्शन सी में देता है, और क्या करेगा, एक पार्ट में आपको क्लीपर का क्वेश्चन देगा, एक पार्ट में आपको क्लैंपर का क्वेश्चन देगा। तो दोनों ही आपके पास चॉइस है, या तो आप क्लीपर कर सकते हो या आप क्लैंपर क्वेश्चन को कर सकते हो। हमने बहुत इजीली तरीके से क्लीपर और क्लैंपर के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा है। क्लैंपर से आपका आता है न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल हमने डिस्कस किया हुआ है, ये आपका न्यूमेरिकल है, ये भी आपका पीवाईक्यू ही है, एकेटीयू का पीवाईक्यू न्यूमेरिकल है। हमने इसको भी केसेस बना के डिस्कस किया था कि किस तरीके से केस बनाएंगे और कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके इसको देख सकते हो, ऐप पे जाके आप सारे के सारे पीडीएफ नोट्स और सारे वीडियोस लेक्चर को इजीली देख सकते हो, पढ़ सकते हो वहां से। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला पार्ट। क्लैंपर सर्किट से क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें देखना है डायोड हमारा प्रैक्टिकल डायोड है या हमें आइडियल डायोड गिवन है, उसके बिहाफ पे हम क्या लगाते थे, यहाँ से केसीएल केवीएल हमें बहुत अच्छे से लगाना आना चाहिए। डायोड क्लैंपर सर्किट को सॉल्व कैसे करते थे, हम उस साइकिल से स्टार्ट करते थे जहां से डायोड आपका फॉरवर्ड बायस हो, जहां से डायोड फॉरवर्ड बायस हो, उसके बिहाफ पे हम क्या करते थे, आउटपुट वोल्टेज को कैलकुलेट करते थे, देन उसके बाद हम क्या बनाते थे, वेवफॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं क्लीपर क्लैंपर सर्किट में वेवफॉर्म। विदाउट वेवफॉर्म क्लीपर क्लैंपर सर्किट का क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता है, विदाउट वेवफॉर्म क्लीपर क्लैंपर का क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता है। नेक्स्ट आते हैं वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट। वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट से 2 या 3 बार आपका क्वेश्चन पूछा गया है। कहां से पूछा गया है, हाफ वेव और फुल वेव वोल्टेज डबलर। क्या पूछा गया आपसे, हाफ वेव और फुल वेव वोल्टेज डबलर, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। डबलर क्या करता है, इनपुट वोल्टेज को 2 टाइम्स कर देता है। क्या करता है, इनपुट वोल्टेज को 2 टाइम्स कर देता है, डबल कर देता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डबलर बोलते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बट आपका 1 या 2 बार ही क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, तो वो चीज आप इसको बस जस्ट देख लीजिएगा कि डबलर, हाफ वेव वोल्टेज डबलर, फुल वेव वोल्टेज डबलर किस टाइप से होता है, क्या होता है। नेक्स्ट आते हैं जीना डायोड एज अ शंट रेगुलेटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आता है यहाँ से एकेटीयू में। हमने सारे न्यूमेरिकल्स एकेटीयू के सॉल्व किए हुए हैं, तो आप हमारे आरएस एकेडमी एकेटीयू ऐप पर जाकर देख सकते हो, सारे न्यूमेरिकल्स जीना डायोड से रिलेटेड हमने सॉल्व किए हुए हैं। ये वाला जो टॉपिक है बच्चों को बहुत टिपिकल लगता है, ये वाला जो टॉपिक है बच्चों को क्या लगता है, बहुत टिपिकल लगता है, लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया हुआ है उस तरीके से अगर आप करोगे तो बहुत इजी प्रोसेस है। स्टेप वाइज मैंने आपको कराया हुआ है कि स्टेप के थ्रू आप कैसे कैलकुलेट करोगे। अगर आपसे इनपुट वोल्टेज पूछा है, रेंज पूछी है लोड रेजिस्टेंस की, अगर आपको जीना डायोड करंट की रेंज पूछी है, तो आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, हमने क्या करा हुआ है, स्टेप वाइज सॉल्व करके हमने क्वेश्चन को देखा हुआ है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था, जब जीना डायोड हम शंट रेगुलेटर की तरह पढ़ रहे थे, हमने 3 केस डिस्कस किए थे। कौन कौन से, फिक्स्ड इनपुट वोल्टेज एंड फिक्स्ड लोड रेजिस्टेंस। नेक्स्ट केस जो था हमने डिस्कस किया था फिक्स्ड इनपुट वोल्टेज एंड वेरिएबल लोड रेजिस्टेंस। एकेटीयू में जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, एकेटीयू में क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है, वेरिएबल इनपुट वोल्टेज एंड फिक्स्ड लोड रेजिस्टेंस, यहां से एकेटीयू में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपका जीना डायोड का क्वेश्चन आ रहा है तो जीना डायोड का क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम इस वाले केस से पूछा जाता है। हमने
एकेटीयू का क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। क्या याद रखना है हमें याद रखना है आपकी वैल्यूज। क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पर हमने क्वेश्चन क्या है, पीवाईक्यू ही है ये आपका एकेटीयू का पीवाईक्यू ही है। यहाँ से हमें क्या मिला हुआ है, कौन सा हमें केस गिवन है जहां से इनपुट वोल्टेज वेरी कर रहा है। तो किस तरीके से हमने डिस्कस किया था, हमने क्या करा था, पहले लोड रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया था, लोड वोल्टेज कैलकुलेट की थी। लोड वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए हमने वोल्टेज डिवीजन रूल लगाया था। फिर उसके बाद हमने क्या करा, एक इक्वेशन थी जिसको हम केसीएल केवीएल लगा के सॉल्व करते थे। उस इक्वेशन के बिहाफ पे हम सारी की सारी वैल्यूज को, पैरामीटर्स को कैलकुलेट करते थे, जो भी पैरामीटर्स हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ है। हमें क्या याद रखना है, यहाँ पर हमें सबसे पहले डायोड की ऑन स्टेट और ऑफ स्टेट हमें याद रखनी है। जिस तरीके से हमने कैलकुलेट की थी, हमने कैलकुलेट कैसे की थी, वोल्टेज डिवीजन रूल को लगाकर हमने इस वैल्यू को कैलकुलेट की थी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जीरो डायोड के क्वेश्चन में वीएल को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमने इसको सॉल्व किया था और हमने रेंज कैलकुलेट की थी। रेंज कैलकुलेट की थी किस इक्वेशन के बिहाफ पे की थी, इक्वेशन आपकी इंपॉर्टेंट इक्वेशन क्या है, जीनर डायोड के जो भी न्यूमेरिकल है सबसे इंपॉर्टेंट आपकी जो इक्वेशन है वो क्या है, ये इक्वेशन आई आर इक्वल्स टू आई एल प्लस आई जेड। आपका किसी भी टाइप का जीनर का क्वेश्चन हो तो इंपॉर्टेंट इक्वेशन क्या होती है, ये वाली इंपॉर्टेंट इक्वेशन होती है। इसी इक्वेशन के बिहाफ पे हम सारे के सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। तो आप लेक्चर्स में जाके, वीडियोस में जाके इस वाले लेक्चर को देख सकते हो, पढ़ सकते हो इजीली। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर जीनर का क्वेश्चन आता है तो वो इसी वाले प्रोसेस से, इसी वाले केस से आपसे क्वेश्चन ज्यादातर पूछा गया है। नेक्स्ट क्या था, इसके बाद आज हमने क्या डिस्कस किया, यूनिट 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें पीएन जंक्शन डायोड, तो पीएन जंक्शन डायोड में आपका इंपॉर्टेंट है, पीएन जंक्शन डायोड का जो क्वेश्चन है वो हमें इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि 7 मार्क्स में अगर आ जाए तो मैं कैसे उसको डिस्कस करूंगी। 7 मार्क्स में पीएन जंक्शन डायोड का क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर में हमने क्या पढ़ा, ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन अगर आपका पूछ सकता है, अगर रेक्टिफायर से पूछेगा तो। नेक्स्ट इसके बाद था आपका क्लीपर और क्लैंपर। क्लीपर क्लैंपर के क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत अच्छे से हमने सॉल्व किया हुआ है और उसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद क्या था, जीनर डायोड। तो ये 4 टॉपिक हैं यूनिट 1 से, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको क्वेश्चन 100% मिलेगा आपके एकेटीयू एग्जाम में। तो आई होप आपको ये आज का लेक्चर समझ आया होगा, आपको पता चला होगा कि यूनिट 1 से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें मुझे पढ़नी है, किस तरीके से मुझे क्वेश्चन को लिखना है। तो फिर अगेन मैं आपको बताती हूँ, आपने सारे लेक्चर्स मेरे देखे होंगे। अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके RS Academy एकेटीयू ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। कौन सी ऐप, RS Academy एकेटीयू ऐप। यहां से आप सारे मेरे वीडियोस लेक्चर देख सकते हो, पीडीएफ है, पीडीएफ नोट्स के साथ सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ चीज नहीं समझ आती तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं डायरेक्टली आपके मैसेज का रिप्लाई करूंगी आपकी। तो स्टार्ट करते हैं हम यूनिट नंबर 2। इससे पहले हमने डिस्कस किया था यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 1 डिस्कस किया था। यूनिट नंबर 1 का हमने पूरा एक शॉर्ट रिकैप लिया है कि आपको एग्जाम से पहले कैसे प्रिपेयर होके जाना है, कौन कौन से टॉपिक पे आपको ज्यादा फोकस करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं अब यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 के टॉपिक्स देखेंगे, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है एकेटीयू के पर्सपेक्टिव से और कौन कौन से टॉपिक पे हमें ज्यादा फोकस करना है, किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 2, दैट इज ट्रांजिस्टर। स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था जब हम पढ़ रहे थे कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर हम किसको बोलते हैं। ट्रांजिस्टर बेसिकली 3 टर्मिनल डिवाइस है, 3 टर्मिनल डिवाइस है और ट्रांजिस्टर का हमने जो नेम दिया था वो क्या था, बीजेटी। जो आपका सबसे बेसिक ट्रांजिस्टर होता है वो क्या होता है आपका, बीजेटी। बीजेटी होता है। बीजेटी को हम क्या बोलते हैं, बाइपोलर डिवाइस। बाइपोलर डिवाइस हम क्यों बोल रहे थे, क्योंकि बाइपोलर डिवाइस बीजेटी क्या होता है, 2 पोल्स की वजह से। बाय मींस 2, पोलर मतलब पोल्स। पोल्स किसको बोल रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैरियर्स को। बीजेटी के अंदर क्या होता है, बीजेटी के अंदर क्या होता है, मेजोरिटी और माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो करता है। मतलब 2 पोल्स की वजह से, 2 कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो करता है। इसीलिए हम बीजेटी को क्या बोलते हैं, बाइपोलर डिवाइस बोलते हैं। इसके अलावा हम बीजेटी को हमने एक टर्म दी थी, करंट कंट्रोल डिवाइस। करंट कंट्रोल्ड डिवाइस क्या होता है, करंट कंट्रोल्ड डिवाइस क्यों बोलते हैं हम इसको, बिकॉज जितने भी आउटपुट पैरामीटर्स होते हैं, हम आउटपुट पे जो भी ट्रांजिस्टर के आउटपुट पे हम जो भी पैरामीटर्स लिख रहे हैं, आप इनपुट कैलकुलेट कर रहे हो, पावर कैलकुलेट कर रहे हो या वोल्टेज कैलकुलेट कर रहे हो, वो किसके भी हाफ पे कैलकुलेट कर रहे हो, कौन उन्हें कंट्रोल कर रहा है, इनपुट करंट कंट्रोल कर रहा है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, करंट कंट्रोल डिवाइस। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपकी, करंट कंट्रोल्ड और बाइपोलर डिवाइस। दोनों टर्म इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के एकेटीयू के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं।
2 मार्क्स के एकेटीयू क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं कि वाई बीजेटी इज कॉल्ड बाइपोलर डिवाइस, बाय बीजेटी इज कॉल्ड करंट कंट्रोल्ड डिवाइस। तो दोनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एकेटीयू में इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। पूरी थ्योरेटिकल यूनिट है, थियरी में अगर क्वेश्चन बनता है तो वो यहाँ से बनता है। बीजेटी क्या है? 3 टर्मिनल डिवाइस है। इसके बाद ये जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है, जो क्लासिफिकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्लासिफिकेशन के बिहाफ पे हम डिस्कस करेंगे कि हमें कौन सी चीज पढ़नी है, क्या पढ़नी है। इतने सारे ट्रांजिस्टर हमने पढ़े हैं, जब हमने डिस्कस किया था, जब हम लेक्चर्स पढ़ रहे थे, डिटेल में पढ़ रहे थे, तो हमने डिस्कस किया था इतने सारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं। ट्रांजिस्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, बीजेटी और एफईटी। बीजेटी को हमने फर्दर डिवाइड किया था एनपीएन और पीएनपी। सारे हमने डिटेल में पढ़े हुए हैं, बट अगर इस स्लाइड को हम देखें तो हमें समझ आ जाएगा कि हमें इस टॉपिक से, इस यूनिट से पर्टिकुलरली पढ़ना क्या है। तो हम बहुत अच्छे से समझेंगे इस वाले स्लाइड को। यहाँ पर क्या है? बीजेटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एनपीएन और पीएनपी। इधर हमने एफईटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जेएफईटी और मॉसफेट में, जेफेट और मॉसफेट में। जेफेट को फर्दर डिवाइड किया है एन चैनल और पी चैनल में। सिमिलरली मॉसफेट को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। मॉसफेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, डिप्लीशन और एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट। डिप्लीशन फर्दर डिवाइडेड 2 टाइप्स में, एनहेंसमेंट भी फर्दर डिवाइडेड 2 टाइप्स में। अब बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स यहाँ पर हमें मिले हुए हैं, बट हमें पढ़ना कौन सा है? एग्जाम के टाइम पे हमें क्या पढ़ के जाना है, किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है। अगर हम बीजेटी पढ़ रहे हैं तो बीजेटी में हम क्या याद रखेंगे? हम एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग पढ़ेंगे। एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है, कैसे काम करता है, किस मोड में काम कर रहा है, तो हम क्या पढ़ेंगे? एनपीएन ट्रांजिस्टर की पूछा जाता है, जनरली आपसे एनपीएन ट्रांजिस्टर ही पूछा जाता है। बट अगर रेयर केस में उसने पीएनपी पूछा तो हम क्या करेंगे? एनपीएन ट्रांजिस्टर में पीएनपी को चेंज करने के लिए क्या करेंगे? एन की जगह पी और पी की जगह एन को रिप्लेस कर देंगे। तो अल्टीमेटली हमें यहाँ बीजेटी से क्या पढ़ना है? सिर्फ एनपीएन ट्रांजिस्टर हमें यहाँ पे पढ़ना है। बात करेंगे एफईटी की। एफईटी आपके 2 टाइप्स के, जेफेट और मॉसफेट। जेफेट में हमें क्या याद रखना है? हमें सिर्फ एन चैनल याद रखना है। क्या याद रखना है हमें? एन चैनल। एन चैनल कैसे काम करता है, एन चैनल का वर्किंग मोड क्या है, एन चैनल की कंस्ट्रक्शन क्या है, एन चैनल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एन चैनल याद रखेंगे। उसके बिहाफ पे हम क्या कर देंगे? पी चैनल को डिजाइन करेंगे। जहां पर एन है वहां पी हो जाएगा, जहां पर पी है वहां पर एन हो जाएगा। तो हमें क्या याद रखना है? अगर हम एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं, बीजेटी की बात कर रहे हैं तो हमें एनपीएन याद रखना है। एफईटी की बात कर रहे हैं तो हमें सिर्फ एन चैनल याद रखना है। अगर क्वेश्चन आया आपका डिप्लीशन टाइप मॉसफेट से, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में अगर मेरे को एन चैनल जेएफईटी समझ आ गया तो मॉसफेट को समझने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिप्लीशन टाइप मॉसफेट अगर मैंने समझ लिया, एन चैनल समझ लिया, तो पी चैनल में अपने आप डिजाइन कर लूंगी। इसके बाद, इसके अलावा अगर उसने डिप्लीशन की जगह एनहेंसमेंट दिया, मुझे डिप्लीशन पता है तो एनहेंसमेंट में अपने आप डिजाइन कर सकती हूँ, अगर मैंने बहुत अच्छे से डिप्लीशन टाइप मॉसफेट को समझा हुआ है। तो आप आरएस एकेडमी एकेटीयू ऐप पर जाकर सारे के सारे पीडीएफ लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर सबको पढ़ सकते हो और इजीली डिटेल में बहुत अच्छे से मैंने वहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है, वहां पर जाकर आप आराम से देख सकते हो। तो इस पूरे क्लासिफिकेशन से हमें क्या मिला? इस पूरे क्लासिफिकेशन से हमें मिला कि हमें बीजेटी में एनपीएन ट्रांजिस्टर पढ़ना है, एफईटी में एन चैनल पढ़ना है और यहाँ से हमें डिप्लीशन में एन चैनल पढ़ना है। इसके बिहाफ पे मैं बाकी सारे ट्रांजिस्टर को बना सकती हूँ। इंपॉर्टेंट बहुत है, बीजेटी का भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा और यहाँ एफईटी का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिलेगा। हो सकता है वो एन चैनल जेएफईटी आपको दे दे, हो सकता है पी चैनल जेएफईटी आपको दे दे, हो सकता है दोनों में डिफरेंस दे दे, एफईटी और मॉसफेट में डिफरेंस दे दे, या एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट आपको दे दे, एन चैनल एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट आपको दे दे। तो अब हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे याद रखना है? तो जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया है, यहाँ से हम एनपीएन पढ़ेंगे, यहाँ से हम एन चैनल और यहाँ से हमें एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट को याद रखना है। डिटेल एनालिसिस सारे वीडियो लेक्चर सब आपके आरएस एकेडमी एकेटीयू ऐप पर पड़े हुए हैं, आप वहां से आराम से इजीली इसको आप देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करें, कंस्ट्रक्शन की बात करें, तो एनपीएन हमने कैसे बनाया था? एनपीएन हमने बनाया था बीच में हमने क्या किया था? एक सैंडविच लेयरिंग की थी। दोनों साइड एन टाइप सेमीकंडक्टर को रखा था और पी हमने क्या कर दिया था? बीच में उसको लेयर कर दिया। तो क्या बन गया था? एनपीएन ट्रांजिस्टर। पीएनपी की बात करें तो 2 साइड पी था और बीच में क्या था? एन रखा हुआ था। 2 जंक्शन हमने डिफाइन किए थे। जंक्शन कौन कौन से डिफाइन किए थे? एमीटर जंक्शन और कलेक्टर जंक्शन। कितने टर्मिनल है? एमीटर, बेस और कलेक्टर, 3 टर्मिनल है। सिंबल की बात करें तो एनपीएन और पीएनपी का सिंबल हमने इस टाइप से डिनोट किया था, एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर को। इसके बाद हमने रीजंस को डिफाइन किया था, एमीटर, बेस और कलेक्टर क्या क्या होता है, एमीटर की प्रोफाइल क्या होती है। ये जो आपकी प्रोफाइल है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रोफाइल को हम याद रखेंगे। एरिया प्रोफाइल और डोपिंग प्रोफाइल। एमीटर का एरिया सबसे ज्यादा होता है। एरिया किसका ज्यादा होता है? कलेक्टर का ज्यादा होता है। देन उसके बाद एमीटर का होता है, उसके बाद बेस का होता है। डोपिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा डोपिंग होती है एमीटर की, उसके बाद कलेक्टर की, उसके बाद
बेस की। दोनों ही ट्रांजिस्टर के लिए, एनपीएन और पीएनपी दोनों ही ट्रांजिस्टर के लिए एरिया प्रोफाइल और डोपिंग प्रोफाइल सेम होती है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हमने डिफाइन किया था, वर्किंग रीजन डिफाइन किए थे, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, एक्सप्लेन द वर्किंग मोड ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो क्या करता है आपका जो ट्रांजिस्टर है वो 3 रीजन में काम करता है। फर्स्ट हमने डिस्कस किया था एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन हम किसको बोलते हैं, जब हम दोनों जंक्शन जेई और जेसी को क्या कर देते हैं, दोनों जंक्शन को, एक को फॉरवर्ड बायस करते हैं और एक को हम रिवर्स बायस कर देते हैं। अगर एनपीएन है तो इस तरीके से फॉरवर्ड रिवर्स बायस हो जाएगा, पीएनपी है तो पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। डिटेल एनालिसिस वीडियो लेक्चर्स में सब अवेलेबल है। तो एक्टिव रीजन हम किसको बोल रहे हैं, एक्टिव रीजन उसको बोल रहे हैं जब हमने एक जंक्शन एमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड किया और बेस जंक्शन को हमने, कलेक्टर जंक्शन को हमने रिवर्स कर दिया। नेक्स्ट इसके बाद सैचुरेशन रीजन डिस्कस किया था। सैचुरेशन रीजन में क्या होते हैं, दोनों के दोनों जंक्शन किस कंडीशन में होते हैं, फॉरवर्ड बायस होते हैं। और कट ऑफ रीजन हमने डिस्कस किया था, तो कट ऑफ रीजन में दोनों जंक्शन क्या होते हैं, आपके रिवर्स बायस होते हैं। क्या होते हैं, दोनों रिवर्स बायस होते हैं। कट ऑफ रीजन में जो आपका ट्रांजिस्टर है कैसे वर्क करता है, ओपन स्विच, ओपन सर्किट के जैसा वर्क करता है। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर इन एक्टिव रीजन। क्या बोला, एक्सप्लेन द एनपीएन ट्रांजिस्टर इन एक्टिव रीजन, वर्किंग प्रिंसिपल आपको एक्सप्लेन करना है। तो इस टाइप से बीजेटी का जो क्वेश्चन है वो हमेशा इस टाइप से आएगा, आपसे एक्टिव रीजन में पूछ लेगा या आपसे क्या करेगा वो वर्किंग रीजन अगर पूछेगा तो एक्टिव रीजन में पूछेगा या आपसे बोल देगा कि एम्पलीफायर के जैसे आपको एक्सप्लेन करना है एनपीएन ट्रांजिस्टर को। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर अगर एक्टिव रीजन में है तो एक को हम फॉरवर्ड एक को हम रिवर्स बायस करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, डिप्लीशन लेयर की विड्थ को हमें एक्सप्लेन करना है, जैसे हम पीएनपी ट्रांजिस्टर में देख रहे थे, जैसे हमने पीएन जंक्शन डायोड में पढ़ी थी। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये वाली जो इक्वेशन है ये इंपॉर्टेंट है, एनपीएन ट्रांजिस्टर की टोटल एमिटर करंट क्या होता है, बीजेटी में जो ये इक्वेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल एमिटर करंट किसके इक्वल होता है, कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट। किसके इक्वल होता है, कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट। इसके बाद हमने क्या किया, ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन को एक्सप्लेन किया था। ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन हमने पढ़ा था। ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, क्यों कॉन्फ़िगर हम करते हैं, हमें क्या करना होता है, जो ट्रांजिस्टर है वो आपका 3 टर्मिनल डिवाइस है, लेकिन हमें ट्रांजिस्टर को वर्किंग रीजन में काम कराने के लिए, एक्टिव रीजन में काम कराने के लिए 3 टर्मिनल को 4 टर्मिनल में कन्वर्ट करना होता है। तो हम क्या कर देते हैं, एक टर्मिनल को कॉमन कर देते हैं, जिसके बिहाफ पे हमने 3 कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन किया था, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर एंड कॉमन कलेक्टर। इंपॉर्टेंट कौन सी होती है, एकेटीयू एग्जाम में कौन सी पूछी जाती है, या तो आपसे कॉमन बेस पूछता है या आपसे कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन पूछी जाती है। क्या क्या पूछी जाती है, या तो कॉमन बेस पूछेगा या आपसे कॉमन एमिटर पूछेगा। कॉमन बेस में हमने डिस्कस किया था करंट गेन। करंट गेन क्या होता है, अल्फा इक्वल्स टू IC बाय IE। और अगर हम इसकी कॉमन एमिटर की बात करें तो कॉमन एमिटर में जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो क्या थी हमारी, करंट गेन था बीटा इक्वल्स टू IC बाय IE IB। तो दोनों के दोनों जो कॉन्फ़िगरेशन है इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनपुट और आउटपुट VI कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एकेटीयू में अगर कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन आता है तो वो क्या करता है, आपसे कॉन्फ़िगरेशन के क्वेश्चन के साथ इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बनवाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन बेस और कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की। नेक्स्ट इसके बाद अगर इंपॉर्टेंट चीज कुछ आती है तो वो क्या है आपका, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। एकेटीयू एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, PYQ में कई बार पूछा गया है, डराइव द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो क्या है, टोटल करंट इक्वेशन के बिहाफ पे हमने डिफाइन किया था। टोटल करंट इक्वेशन क्या होता है, IE इक्वल्स टू IB प्लस IC। इसके बाद हमने क्या करा था, अल्फा और बीटा को लिखा था। अल्फा बीटा क्या है, करंट गेन है कॉमन बेस और कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में। देन हमने यहाँ पर इसको पुट किया था। पुट करने के बाद आपका जो रिलेशन आया था वो कितना आया था, अल्फा इक्वल्स टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। अल्फा इक्वल्स टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। इसके अलावा अगर बीटा फाइंड आउट करेंगे तो बीटा की टर्म्स में अल्फा को निकाला है तो क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल्स टू अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एकेटीयू में रिपीटेड क्वेश्चन ये आपका पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया है रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप करके जाइएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं जेफेट की, तो जेफेट का क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस किया था। क्या होता है, जेफेट 2 टाइप्स के हैं, पी चैनल एन चैनल। हमें पढ़ना क्या है, एन चैनल जेएफईटी। एन चैनल जेएफईटी जब हम डिस्कस कर रहे थे तो एन चैनल जेएफईटी को हमने बनाया कैसे था, एन टाइप की सबस्ट्रेट और दोनों साइड क्या कर दिया था, पी टाइप की डोपिंग करा दी थी। और टर्मिनल्स के नाम क्या दिए थे, ड्रेन, गेट और सोर्स। क्या नाम दिए थे, ड्रेन, गेट और सोर्स। सिंबल की बात करें तो एन चैनल जेएफईटी का सिंबल ये होता है आपका। इसके बाद हम इसकी वर्किंग पढ़ रहे थे। एन चैनल जेएफईटी की जो वर्किंग थी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड की थी। किसके बिहाफ पे डिवाइड की थी,
एफईटी क्या होता है आपके वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। तो हमने क्या करा, वोल्टेज के बिहाफ पे हम इसकी वर्किंग को एक्सप्लेन कर रहे थे, वोल्टेज के बिहाफ पे हम वर्किंग को एक्सप्लेन कर रहे थे। जब हम एक्सप्लेन किया तो हमने क्या करा, हमें किस टाइप से वर्किंग याद रखनी है कि हमें ड्रेन टर्मिनल, ये वाला जो टर्मिनल है इसको हमें रिवर्स बायस करना होता है, और इस वाले टर्मिनल को भी हमें क्या करना होता है, रिवर्स बायस करना होता है। तो अगर मुझे इस टर्मिनल को रिवर्स बायस करना है तो VDS की वैल्यू क्या जाएगी, ग्रेटर देन और लेस देन 0। रिवर्स बायस के लिए यहाँ पे N चैनल है तो कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। इसका मतलब VDS की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0। तो इसीलिए हमने डिस्कस क्या किया था जब हम पढ़ रहे थे, VDS ग्रेटर देन 0 और गेट वोल्टेज हमने क्या कर दी थी, एक टाइम पे 0 और एक टाइम पे लेस देन 0 की थी। क्यों की थी, क्योंकि हमें गेट टर्मिनल को भी रिवर्स बायस करना होता है। तो हमने देखा था जब आप वोल्टेज को बढ़ा रहे थे, वोल्टेज बढ़ा रहे थे तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ एक साइड से इंक्रीज हो रही थी, एक साइड से डिक्रीज हो रही थी। और उसके बाद क्या हो रहा था, जैसे ही हमने गेट वोल्टेज लगाई, जैसे ही हमने गेट वोल्टेज को इंक्रीज किया, गेट वोल्टेज हमने लगाई तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ दोनों साइड से इतनी इंक्रीज हो गई, तो दोनों क्या हुआ, दोनों पीएन जंक्शन की जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ थी वो क्या हो गई, ओवरलैप हो गई, जिसकी वजह से करंट क्या हो गया आपका, 0 हो गया। इसकी जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको अपना क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं एन चैनल JFET की, तो विदाउट कैरेक्टरिस्टिक्स आप अपना क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। आपसे क्या बोलता है, explain the N channel JFET with input and output characteristics. Explain the working and principle of N channel JFET with drain and transfer characteristics. तो आपको क्या करना है, आप कंस्ट्रक्शन वाला डायग्राम बनाओगे, कंस्ट्रक्शन वाला डायग्राम बनाने के बाद इसके बाद आप उसको एक्सप्लेन करोगे, उसके बाद उसकी वर्किंग एक्सप्लेन करोगे। 2 पार्ट्स में हमने वर्किंग डिवाइड की हुई है। उसके बाद आपको ड्रेन और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स बनानी है। सेम अगर पी चैनल की बात होगी तो हम क्या कर देंगे, एन और पी को चेंज कर देंगे। एन चैनल JFET की ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 7 मार्क्स में है। तो 7 मार्क्स में अगर हम क्वेश्चन लिख रहे हैं तो विद आउट कैरेक्टरिस्टिक्स हम क्वेश्चन को अपने को नहीं लीव करेंगे। नेक्स्ट JFET के बाद हमने डिस्कस किया था आपका मॉसफेट। मॉसफेट को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। अगर एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट की बात करते हैं तो डिप्लीशन टाइप का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम चैनल पहले से ही डिफ्यूज करते हैं। क्या करते हैं हम, यहाँ पर चैनल पहले से ही डिफ्यूज करे हुए रखते हैं। तो एन चैनल डिप्लीशन टाइप भी आपको इंपॉर्टेंट है, एकेटीव एग्जाम में पूछा हुआ गया है ये। कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करा, एन चैनल हमने बनाना है तो हमने पी टाइप का सबस्ट्रेट लिया, दोनों साइड एन टाइप की डोपिंग कर दी और एक चैनल पहले से ही बनाकर हमने दिया। इसमें हम क्या करते हैं, SiO2 की लेयर बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमें गेट टर्मिनल को चैनल से क्या करना होता है, इंसुलेट करना होता है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, गेट टर्मिनल को इंसुलेट कर दिया और इन दोनों को मेटलिक कॉन्टेक्ट के थ्रू, ड्रेन और सोर्स टर्मिनल को मेटलिक कॉन्टेक्ट के थ्रू हमने एन टाइप डोपिंग से कनेक्ट किया हुआ है। बात करते हैं इसकी वर्किंग की, तो इसकी वर्किंग को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। गेट टर्मिनल को 0 किया हुआ है, गेट टर्मिनल को नेगेटिव किया हुआ है। क्यों किया हुआ है, क्योंकि हमें रिवर्स बायस करना होता है। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी जो वर्किंग है बिल्कुल सेम है जो हमने JFET में पढ़ी थी। तो आपने क्या करना है, बिल्कुल सेम। अगर जब मैंने क्लासिफिकेशन वाला स्टार्टिंग में आपको बता रही थी तो मैंने क्या बोला था कि आपको देखना है कि एन चैनल JFET अगर आपने समझ लिया है तो आप मॉसफेट को इजीली समझ पाओगे। तो वही कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, बिल्कुल सेम कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी आती हैं जो आपकी एन चैनल JFET में आएंगी। ड्रेन और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों सेम होंगी। एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट की अगर हम बात करें तो एनहेंसमेंट में हमने डिस्कस किया था, एनहेंसमेंट में क्या होता है, चैनल आपका एब्सेंट होता है। पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, चैनल को बनाना पड़ेगा। चैनल किसकी हेल्प से बनाएंगे हम, वोल्टेज की हेल्प से। जब आपका VGS 0 था, मतलब यहाँ पे मैंने जब कोई भी वोल्टेज नहीं लगाई तो विदाउट चैनल यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होगी, करंट हो गया आपका 0। करंट क्यों 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चैनल अवेलेबल नहीं है। जैसे ही हम एक वोल्टेज को अप्लाई करते हैं, वोल्टेज अप्लाई करने के बाद क्या हो जाता है, यहाँ पर एक चैनल क्रिएट हो जाता है और करंट क्या कर देता है, करंट ग्रेटर देन 0 हो जाता है, करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। ड्रेन ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो वहां पर क्या होता है, जस्ट आपके एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद करंट इंक्रीज होता है। जबकि एन चैनल डिप्लीशन टाइप में क्या हो रहा था, एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे मैक्सिमम करंट था, उसके बाद करंट की वैल्यू कम हो रही थी। तो आपको बस ये चीज ध्यान रखनी है, प्रोसीजर समझना है क्या कर रहे हैं। बाकी जो वर्किंग है वो बिल्कुल सेम है, जितने भी ट्रांजिस्टर हमने पढ़े हैं। एन चैनल आपका एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट भी आपके एग्जाम में एक बार ही पूछा हुआ गया है, एकेटीयू में पूछा हुआ गया है। बट वही वाला प्रोसीजर है, याद कैसे रखेंगे, जस्ट एन चैनल JFET को हमें समझना है। तो आप RS Academy एकेटीयू ऐप पर जाकर
प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर आप सारे मेरे वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स की फैसिलिटी जो भी मैंने प्रोवाइड की हुई है आप वहां से पढ़ सकते हैं बहुत इजीली। आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको शॉर्ट टाइम में, वेरी शॉर्ट टाइम में आपको कोशिश करूंगी कि आपके सारे क्वेरी को सॉल्व कर पाऊं। तो हमें क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर से आप जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, RS Academy AKTU ऐप को। इसके बाद हमने वर्किंग कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको एनहेंसमेंट टाइप, पी चैनल, एन चैनल देखा है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से भी पूछा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन बीजेटी एंड एफईटी। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ गया है कि एफईटी और बीजेटी में क्या डिफरेंस होता है। बाइपोलर होता है, एक यूनिपोलर होता है, एक करंट कंट्रोल होता है, एक वोल्टेज कंट्रोल होता है। तो यही सारी चीजें हमने वहां पर डिस्कस की हुई है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है डिप्लीशन टाइप और एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट में। तो वहां पर क्या होता है, एक में चैनल प्रेजेंट होता है, एक में चैनल एब्सेंट होता है। पहले मुझे चैनल बनाना पड़ेगा, देन उसके बाद करंट की वैल्यू स्टार्ट होगी। इसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, गेट वोल्टेज के लिए, सारी गेट वोल्टेज के लिए अवेलेबल होता है डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। बट इसमें क्या होता है, एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट में पर्टिकुलर गेट वोल्टेज के लिए, एक पर्टिकुलर गेट वोल्टेज के बाद करंट स्टार्ट इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि उससे पहले क्या हो रहा होता है, पहले आपको चैनल वहां पर बनाना होता है। इस वाले लेक्चर में हमने क्या देखा, इस वाले हमने शॉर्ट रिकैप लिया है आपका यूनिट नंबर 2 का। यूनिट नंबर 2 में हमें कैसे पढ़ना है, किस टाइप से हमें क्वेश्चन लिखने हैं और किस टाइप से हमें क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। तो यूनिट नंबर 2 में आपको ध्यान देना है, देखना है किस पर ध्यान देना है, ग्राफ पे ध्यान देना है, कैरेक्टरिस्टिक्स पर ध्यान देना है। तो जितनी आप पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन अपने एग्जाम में लिखोगे उतने ही आपको मार्क्स उसके ज्यादा मिलेंगे। इररेस्पेक्टिव कि आप थ्योरी लिखे जा रहे हो तो आपको ध्यान देना है कि क्या कंस्ट्रक्शन है, कैसे डायग्राम बनाना है, किस टाइप से आप ग्राफ लिखोगे। तो इस तरीके से आपको अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आई होप आपको ये वाला लेक्चर समझ आया होगा। तो स्टार्ट करते हैं अब यूनिट नंबर 3 का। यूनिट नंबर 3 का वन शॉट वीडियो देखते हैं। वन शॉट में हम कैसे कैसे हमें पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक का हमें ध्यान रखना है। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, यूनिट 2 के टॉपिक्स देखे थे। यूनिट 2 में हमें किस तरीके से पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पे हमें ध्यान देना है, किस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो हम रिकैप लेते हैं हम यूनिट नंबर 3 का कि यूनिट नंबर 3 में हमें क्या क्या पढ़ना है, किस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 3, दैट इज ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है बेसिकली, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक क्या है, एक आपकी आईसी है, आईसी नंबर 741 जो पर्टिकुलर मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है और आपके वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करती है। तो इसको देखते हैं। जब हम डिस्कस कर रहे थे इसको तो हमने देखा था इसका सिंबल क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ऑपरेशन एम्पलीफायर का सिंबल। न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से यहाँ पर अब आपके आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, डेरिवेशन आते हैं। तो किस टाइप के डेरिवेशन हमें सॉल्व करने हैं, कौन कौन से डेरिवेशन किस तरीके से हमसे पूछा जाता है। तो सिंबल की बात करें तो सिंबल ये था, यहाँ पे 2 टर्मिनल इंपॉर्टेंट थे। कौन कौन से टर्मिनल, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। ऑप एम्प में क्या होता है, 2 टर्मिनल होते हैं, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। और उसके बाद हम एक आउटपुट लेते हैं। इस टाइप से आपको सिंबल का ध्यान रखना है। 2 टर्मिनल है। इन्वर्टिंग किसको बोलते हैं, जब माइनस पे अगर हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं उसको इन्वर्टिंग टर्मिनल बोलते हैं। पॉजिटिव अप्लाई कर रहे हैं तो हम उसको पॉजिटिव टर्मिनल, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल हम उसको बोलते हैं। नेक्स्ट बात करें पिन कॉन्फ़िगरेशन की। पिन कॉन्फ़िगरेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई आपसे पिन कॉन्फ़िगरेशन नहीं पूछता है, बट जैसे हमें पता होनी चाहिए कि हम किस पर इनपुट अप्लाई करते हैं। 8 पिन की बेसिकली आपकी आईसी होती है, किस पर हम इनपुट दे रहे हैं, कहां पर हम आउटपुट दे रहे हैं। अगर हम इसकी बात करें ब्लॉक डायग्राम की, तो ब्लॉक डायग्राम का क्वेश्चन आपको एक दो बारी एकेटीयू में पूछा हुआ गया है। एकेटीयू में व्हाट एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑप एम्प क्वेश्चन पूछा गया है। तो जब हम डिस्कस कर रहे थे हमने देखा था कि यहाँ पर कितनी स्टेज होती है, 4 स्टेज होती है, इनपुट स्टेज होती है, आउटपुट स्टेज होती है, उसके बीच में 2 स्टेज होती है, इंटरमीडिएट स्टेज एंड द लेवल शिफ्टिंग स्टेज। आपकी चारों की चारों स्टेज का कुछ एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। इनपुट स्टेज क्या करती है, इनपुट प्रोवाइड कराती है। इंटरमीडिएट स्टेज में क्या होता है, ओवरऑल गेन प्रोवाइड होता है। लेवल शिफ्टिंग स्टेज क्या करती है, पर्टिकुलर अगर आपकी कोई भी इनपुट है उसका रेफरेंस लेवल के थ्रू, रेफरेंस लेवल से अगर हम कंपेयर करें तो अगर शिफ्ट हो गया है तो लेवल शिफ्टिंग स्टेज क्या करेगी, वापस से उसको रेफरेंस पे लाके क्लिक करेगी और आउटपुट स्टेज पे आपको आउटपुट प्रोवाइड करा देगी। तो इस तरीके से हमने डिस्कस किया था ब्लॉक डायग्राम ऑप एम्प का। नेक्स्ट बात करें ऑपरेशन, मोड्स ऑफ ऑपरेशन की बात करते हैं। मोड्स ऑफ ऑपरेशन आपसे ओप एम्प में कभी भी नहीं पूछता है कि एक्सप्लेन द मोड्स ऑफ ऑपरेशन, बट हमने क्या पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे सिंगल एंडेड मोड क्या होता है। सिंगल एंडेड इनपुट की आपने जस्ट एक इनपुट पे आपको अप्लाई किया हुआ है, इसकी एप्लीकेशन आपको आती है, न्यूमेरिकल में मिलता है हमें देखने को कि जस्ट नेगेटिव टर्मिनल पे इनपुट अप्लाई कर दिया या पॉजिटिव टर्मिनल पे इनपुट अप्लाई कर दिया। डबल एंडेड पे क्या होता है, डबल एंडेड पे आप दोनों पे इनपुट अप्लाई करते हो। इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमने कहाँ देखी थी, जब हम आपका डिफरेंस एम्पलीफायर पढ़ रहे थे। तो डिफरेंस एम्पलीफायर पे ये डबल एंडेड इनपुट जो है वो आपका बेस्ड है। कॉमन मोड क्या होता है, कॉमन मोड क्या कर देते हैं हम दोनों के दोनों इनपुट पे एक कॉमन मोड लगा देते हैं, एक ही इनपुट दोनों के दोनों इनपुट पे
लगा देते हैं, दोनों टर्मिनल्स पे हम लगा देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पैरामीटर्स की। तो जो पैरामीटर्स है वो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स कौन सा है, कहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट इज कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। बहुत इंपॉर्टेंट है, एकेटीयू में पूछा हुआ गया है, 7 मार्क्स का 2 बारी क्वेश्चन आपका पूछा गया है एकेटीयू में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीएमआरआर का क्वेश्चन, व्हाट इज सीएमआरआर, उसके बाद एक न्यूमेरिकल आपको लगा के देता है। 7 मार्क्स का 2 बारी से क्वेश्चन आपको पूछा गया है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो से। इसका फॉर्मूला याद रखेंगे, क्या होता है, एडी बाय एसीएम। एडी इज डिफरेंशियल गेन एंड एसीएम इज कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। क्या होता है, एसीएम इज कॉमन मोड गेन, एडी इज डिफरेंशियल गेन, दोनों का रेशियो करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास सीएमआरआर आ जाएगा। नेक्स्ट हमने एक फॉर्मूला निकाला था सीएमआरआर का, जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो टोटल आउटपुट जो आता है किसी भी डिफरेंशियल एम्पलीफायर को, ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल एम्पलीफायर बोलते हैं। तो क्या हमने फॉर्मूला निकाला था, एडीवीडी प्लस एसीएम वीसीएम। बहुत मिस्टेक होती है यहाँ पे, स्टूडेंट बहुत मिस्टेक करते हैं। कोई भी अगर आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर को उसको डिफरेंशियल एम्पलीफायर बोल रहा है, तो हमें दोनों के दोनों गेन को कंसिडर करना होता है, डिफरेंशियल गेन भी और कॉमन मोड गेन भी। फॉर्मूला याद कैसे रखेंगे, वी नॉट इक्वल्स टू एडी इंटू वीडी, मतलब अगर गेन आपके डिफरेंशियल गेन है तो इनपुट भी कौन सा होगा, डिफरेंशियल इनपुट होगा। अगर आप कॉमन मोड इनपुट ले रहे हो तो आपका गेन कौन सा होगा, कॉमन मोड गेन होगा। तो इस तरीके से टोटल फॉर्मूला हमें याद रखना है, वी नॉट इक्वल्स टू एडी वीडी प्लस एसीएम वीसीएम। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल आपका पूछा जाता है। डिफाइन सीएमआरआर, देन उसके बाद एक न्यूमेरिकल लगा के देता है। स्लीव रेट का भी क्वेश्चन आपसे बहुत बारी पूछा गया है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज स्लीव रेट, एक्सप्लेन स्लीव रेट, डिफाइन स्लीव रेट। तो स्लीव रेट क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, स्लीव रेट बोलते हैं। तो 2 टर्म है पैरामीटर्स में, हमें क्या याद रखना है, सीएमआरआर क्या होता है और उसके बाद स्लीव रेट क्या होता है। तो यहां से क्वेश्चन आपको एकेटीयू में आपको मिल जाता है। एकेटीयू में ये वाला क्वेश्चन भी आपको कई बारी पूछा गया है, डिफाइन स्लीव रेट। कहां पूछा गया है, 2 मार्क्स में। बट अगर सीएमआरआर आपसे पूछ रहा है, सीएमआरआर के साथ न्यूमेरिकल दे रहा है, तो वो 7 मार्क्स में पूछा गया है। अदरवाइज 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी सीएमआरआर का पूछा हुआ गया है एकेटीयू पेपर में। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू ही न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व करवाया हुआ है आपको लेक्चर्स में। एकेटीयू ऐप पर, आरएस एकेडमी एकेटीयू ऐप पर अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको सारे के सारे लेक्चर्स, यूनिट वाइज लेक्चर आपको मिलेंगे, उसके साथ आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। अगर आपको कोई क्वेरी आती है तो आप मेरे को वहीं पर मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी वहीं पर सॉल्व कर दूंगी, इजिली सॉल्व करूंगी, वेरी शॉर्ट टाइम में ट्राई करूंगी कि आपको सॉल्व कर दूं, जितना कम टाइम लगे उतने में आपको सॉल्व करके आपके क्वेश्चन का आंसर मैं बहुत जल्दी से रिप्लाई करूंगी। तो आप आरएस एकेडमी एकेटीयू ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये क्वेश्चन मैंने वहां पर सॉल्व करवाया हुआ है। याद क्या रखना है, जो भी चीज हमें गिवन होती है सबसे पहले हम उसको लिखते हैं, देन उसके बाद आउटपुट फॉर्मूला, आउटपुट वोल्टेज का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है, एडीवीडी प्लस एसीएम वीसीएम, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से हम क्या करेंगे, टोटल आउटपुट को कैलकुलेट करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें कौन कौन सी चीज गिवन है, उसके बाद हम फॉर्मूला लगा के उसको कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आना चाहिए कैलकुलेटर। बहुत सिली मिस्टेक हो जाती है, स्टूडेंट यहाँ पर बहुत सिली मिस्टेक कर देते हैं, माइनस प्लस जल्दीबाजी में। न्यूमेरिकल जो होता है बहुत इजी होता है यहाँ से, बट सिली मिस्टेक होती है क्योंकि आप जल्दीबाजी में रहते हो। टोटल आउटपुट का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करते हैं बहुत सही से हमें मल्टीप्लाई करनी होती है, क्योंकि यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक कर देती है आपकी, अगर आप मल्टीप्लाई में गड़बड़ कर देते हो तो आपका आंसर पूरा गलत हो जाता है। और न्यूमेरिकल में अगर एक भी वैल्यू गलत हुई आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन क्रॉस हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे, ये पूरा 7 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, पीवाईक्यू ही क्वेश्चन आपको ये मैंने सॉल्व कराया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं वर्चुअल ग्राउंड और वोल्टेज फॉलोअर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वर्चुअल ग्राउंड का, एकेटीयू में पूछा हुआ गया है, एकेटीयू में क्वेश्चन आया हुआ है। डिफाइन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड, 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है। वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमसे, एक इनपुट में मैं जो भी वोल्टेज अप्लाई करती हूँ वो दूसरे इनपुट पे अपीयर हो जाती है। क्यों अपीयर हो जाती है, क्योंकि हम अज्यूम करके चलते हैं आइडियली कि दोनों के दोनों इनपुट जो है, दोनों के दोनों टर्मिनल क्या है, इंटरनली शॉर्ट है, क्या है, वर्चुअली शॉर्ट है। हम क्या करते हैं, उसको अज्यूम करके चलते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। नेक्स्ट बात करते हैं वोल्टेज फॉलोअर। वोल्टेज फॉलोअर भी 7 मार्क्स में आपसे पूछा गया है, बट 7 मार्क्स में कैसे पूछेगा, डेरिवेशन के साथ लगा के पूछता है। एक्सप्लेन वोल्टेज फॉलोअर सर्किट, ये 2 मार्क्स में भी आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ गया है। तो एकेटीयू में जो भी क्वेश्चन है इस यूनिट 3 से किस टाइप के क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स में आते हैं, आपसे सीएमआरआर पूछ लेगा, आपसे स्लीव रेट पूछ लेगा, वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट आपसे पूछ लेगा, इसके अलावा आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछ लेगा, इसके अलावा वोल्टेज फॉलोअर आपसे पूछ लेगा। तो ये 4-5 टॉपिक हैं जहां से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। वोल्टेज फॉलोअर क्या करता है,
आउटपुट जब इनपुट को फॉलो करता है उसको हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज फॉलोअर। इसका मतलब आउटपुट किसके इक्वल होता है, इनपुट के इक्वल होता है। इसका मतलब किसके इक्वल होता है, आउटपुट इनपुट के इक्वल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। यहां से भी क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स में पूछा हुआ गया है। अगर आप मार्च 2024 का क्वेश्चन देखोगे क्वेश्चन पेपर, तो वहां पर आपको मिलेगा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का क्वेश्चन, डेराइव द वोल्टेज गेन। क्वेश्चन क्या आता है, डेराइव द एक्सप्रेशन ऑफ वोल्टेज गेन फॉर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। मतलब आपको क्या कैलकुलेट करना है, वोल्टेज गेन कैलकुलेट करना है, उसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, किसके लिए, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या करता है, जब हम इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट अप्लाई कर देते हैं तो आउटपुट क्या आता है मेरा, माइनस हो क्या आता है, माइनस क्या शो करता है, 180 डिग्री फेज शिफ्ट शो करता है। इन्वर्टिंग उसने बोला है तो इनपुट कहां अप्लाई कर दिया, माइनस पे अप्लाई कर दिया। डेरिवेशन की बात करें तो टोटल जो आउटपुट आपका आता है कितना आता है, वी नॉट इक्वल्स टू आर एफ बाय आर वन। कितना आता है, वी नॉट इक्वल्स टू आर एफ बाय आर वन। वी नॉट इक्वल्स टू आर एफ बाय आर वन इंटू वी इनपुट। अगर गेन की बात करें उसने क्या बोला आपसे, गेन फाइंड आउट करने के लिए बोला है। यहां पर हमें क्या याद रखना है, हम आउटपुट वोल्टेज तो कैलकुलेट कर देते हैं बट उसने क्वेश्चन में हमसे बोला हुआ है डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज गेन। तो वोल्टेज गेन क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट। तो हमें ये एक लाइन हमें लिख कर आनी होती है। इसको हम नहीं लिखते हैं तो हमारे 1 या 2 मार्क वो काट लेता है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या हमें कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट आता है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या करता है, जब हम पॉजिटिव टर्मिनल पे इनपुट अप्लाई कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के एक्सप्रेशन की बात करें तो टोटल एक्सप्रेशन कितना आया था, वी नॉट इक्वल्स टू वी इन इंटू 1 प्लस आर एफ बाय आर वन। अगर हम गेन की बात करें, गेन क्या हो जाएगा, आउटपुट इक्वल्स टू 1 प्लस आर एफ बाय आर वन। दोनों के दोनों इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आपके एकेटिव एग्जाम में पूछे हुए गए हैं। आपका जो यूनिट नंबर 3 है इसमें 4 या 5 डेरिवेशन है, 2 डेरिवेशन इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा जब हम एप्लीकेशन पढ़ते हैं कि ऑप एम्प को हम कैसे यूज करते हैं एज अ एडर, वहां से भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया। बट इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो हमेशा आपसे वोल्टेज गेन कैलकुलेट करवाएगा। क्या करवाएगा, वोल्टेज गेन कैलकुलेट करवाएगा, जिसका आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं आपसे एडर एम्पलीफायर की। हमें क्या करना है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर की एप्लीकेशन पढ़नी है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम समर एम्पलीफायर कैसे बोलते हैं। अब यहाँ पे हमने जब हम डिस्कस कर रहे थे, जब हम लेक्चर में पढ़ रहे थे डिटेल में, तो एडर क्या करेगा, जो इनपुट वोल्टेज को ऐड करेगा। बट यहाँ पर हमने 2 टाइप्स के समर पढ़े हुए हैं, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग समर। कौन कौन से पढ़े हुए हैं, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग। मेंशन करके देता है, एक्सप्लेन द डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट वोल्टेज फॉर इन्वर्टिंग समर। इसका मतलब क्या करना है, हमें इनपुट टर्मिनल पे एडर वही काम करेगा, क्या करेगा, आउटपुट वोल्टेज को ऐड करेगा। बट उसने क्या बोला, इन्वर्टिंग। इन्वर्टिंग का मतलब हमें क्या करना है, इनपुट वोल्टेज कहां अप्लाई करेंगे, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। हम क्या करते हैं, जनरली नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई कर देते हैं। और क्वेश्चन आपसे बोल रहा है इन्वर्टिंग समर, अगर उसने मेंशन किया है तो हमें ये बनाना है, अदरवाइज हम इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं अपने इनपुट को। तो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जब हमने अप्लाई करा तो एक्सप्रेशन क्या आया था, टोटल एक्सप्रेशन आया था आपका V नॉट इक्वल्स टू माइनस इंटू V1 प्लस V2 प्लस V3। क्या एक्सप्रेशन आया था, V1 प्लस V2 प्लस V3। माइनस क्यों आया, क्योंकि हमने कहां अप्लाई किया हुआ है, माइनस पे अप्लाई किया हुआ है। इसके अलावा हमें एक चीज और ध्यान रखनी है, जब हम इसको कर रहे थे तो हमने क्या करा, इन रेजिस्टेंस की वैल्यू सबको इक्वल कर देते हैं। R1 R2 R3 को इक्वल कर देंगे तो एक्सप्रेशन जो आता है, हम इसको सॉल्व कर रहे थे R1 R2 R3 में, बट लास्ट में हमने क्या करा, इन सबकी वैल्यू को इक्वल कर लिया था। आपका आउटपुट यहाँ पर भी ठीक है, बट अगर हम इसको इक्वल स्टार्टिंग में लेके चलते हैं तो जो हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, वो थोड़ी इजी हो जाती है, हम इजीली तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पे। ये क्वेश्चन आया हुआ है 7 मार्क्स का एकेटीयू में। उसने डायरेक्ट समर नहीं बोला, उसने बोला है एक्सप्लेन डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट वोल्टेज फॉर नॉन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर। क्या बोला, डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट वोल्टेज फॉर नॉन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर। तो नॉन इन्वर्टिंग उसने बोल दिया। बहुत बारी हम क्या कर देते हैं, इन्वर्टिंग वाला करके आ जाते हैं, इनपुट कहां अप्लाई कर देते हैं, इन्वर्टिंग पे, जो हमने इससे पहले लगाया था। इन्वर्टिंग पे हमने इनपुट अप्लाई कर दिया और हमसे बोला है नॉन इन्वर्टिंग, तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चाहे आपने सही किया हो, आपका आउटपुट वोल्टेज बिल्कुल सही आ रहा है, बट आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसने मेंशन करके दिया है नॉन इन्वर्टिंग। तो नॉन इन्वर्टिंग बहुत सारे केसेस में बहुत सारे टीचर्स आपको ये सारी चीजें नहीं कराते हैं, क्योंकि क्या होता है, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग दोनों
एडर है, बट लेकिन एक्सप्रेशन में क्या आता है, थोड़ा चेंज आता है। तो आपको ध्यान देना है, मैंने अपने लेक्चर्स में इसको बहुत अच्छे से कराया हुआ है। नॉन इन्वर्टिंग क्या है, नॉन इन्वर्टिंग पे हमें इनपुट को अप्लाई करना है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि अगर नॉन इन्वर्टिंग बोला है तो मुझे नॉन इन्वर्टिंग पे अप्लाई करना है। इसके बाद जो इसका एक्सप्रेशन आता है वो क्या आता है, पॉजिटिव आता है। एक्सप्रेशन क्या आता है, पूरा पॉजिटिव आता है। आउटपुट वोल्टेज क्या आ रही है, इनपुट वोल्टेज समेशन आ रहा है, बट क्या आ रहा है, 1 प्लस आर एफ बाय आर वन। ये क्या आ रहा है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का गेन आ रहा है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन आ रहा है। तो एक्सप्रेशन करेंगे तो इस टाइप से आएगा। ध्यान रखना है हमें कि हमसे इन्वर्टिंग पूछा है, नॉन इन्वर्टिंग एडर पूछा है। अगर जस्ट उसने सिर्फ एडर बोला हुआ है तो हमारे पास चॉइस है, हम इन्वर्टिंग कर सकते हैं, नॉन इन्वर्टिंग कर सकते हैं। बट अगर उसने मेंशन करके दिया है नॉन इन्वर्टिंग तो हमें सिर्फ नॉन इन्वर्टिंग वाला ही करना होगा। नेक्स्ट आता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर। यहाँ पर क्या मिस्टेक होती है, आपसे बोलता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर, आपको सबट्रैक्टर नहीं देता। डिफरेंशियल एम्पलीफायर के 3 नाम है, डिफरेंशियल, सबट्रैक्टर और डिफरेंस। क्या क्या बोलते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर को, डिफरेंस एम्पलीफायर बोलते हैं, सबट्रैक्टर बोलते हैं, डिफरेंशियल। एकेटी एग्जाम में बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, स्टूडेंट्स की मिस्टेक क्या होती है, आपसे बोला हुआ है डिफरेंशियल एम्पलीफायर, आप करके आते हो क्या, डिफरेंशिएटर एम्पलीफायर को एक्सप्लेन करके आते हो जहां पर हम कैपेसिटर लगाते हैं। बट उसने तो हमसे सबट्रैक्ट वाला पूछा था, तो हमें याद कैसे करना है, अगर डिफरेंशियल पूछा है तो हमें क्या करके आना है, हमें वो एम्पलीफायर बना के आना है जहां पर आप इनपुट वोल्टेज को माइनस हो, आउटपुट में क्या है, इनपुट वोल्टेज का माइनस होकर हमें मिले। तो हम याद रखेंगे इस चीज को, डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या होता है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर वो एम्पलीफायर होता है जो इनपुट वोल्टेज को आउटपुट में क्या होता है, इनपुट वोल्टेज का डिफरेंस करके हमें देता है। एक्सप्रेशन की बात करें तो एक्सप्रेशन क्या आता है, वी नॉट क्या आ रहा है, R2 बाय R1 इंटू V2 माइनस V1। V2 माइनस V1 इनपुट वोल्टेज आपने V1 और V2 लगाई हुई है और उसका आपको क्या मिल रहा है, इनपुट, उसका क्या मिल रहा है, हमें डिफरेंस होके हमें मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है आपका, इस पे अगर क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल आता है, तो न्यूमेरिकल बिल्कुल हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर के, जैसे हम अपने डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, क्या आपका प्रोसीजर है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन लगाते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन, और उसके बाद हम क्या लगाते हैं, केसीएल। दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं आपकी फॉर ऑपरेशनल एम्पलीफायर, वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन कैसे लगाते हैं, देन उसके बाद हम केसीएल को कैसे लगाते हैं। अगर इन दोनों चीजों को हमें सॉल्व करना आ गया, हमें यूज करना आ गया, तो आपका कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए ऑपरेशनल एम्पलीफायर से, या आपका कोई भी डेरिवेशन आ जाए, तो हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो लेक्चर्स में, वीडियो लेक्चर्स में जाकर आप देख सकते हो वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन और केसीएल को हम कैसे लगाते हैं और क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है दोनों, वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन एंड केसीएल। बात करते हैं इंटीग्रेटर सर्किट की। इंटीग्रेटर ऑप एम्प को हम इंटीग्रेटर कैसे यूज करते हैं, इंटीग्रेटर सर्किट का आपका सर्किट बना हुआ है, यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है हमने। तो इंटीग्रेटर सर्किट क्या करता है, जो आपकी इनपुट वोल्टेज को इंटीग्रेट करके देता है, आउटपुट पे क्या आएगा, इनपुट वोल्टेज का इंटीग्रेट होके हमें मिलेगा। जब हम इसका एक्सप्रेशन कर रहे थे, हमें चीज याद करनी थी, क्या याद करना था, हमने क्या करा, सबसे पहले वर्चुअल शॉर्ट की कंडीशन लगाई, वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन के बाद हम क्या करते हैं, केसीएल को अप्लाई करते हैं। यही सारी चीजें हमें अप्लाई करनी है, सारे के सारे डेरिवेशन और न्यूमेरिकल में, यही दोनों चीजें हमें याद रखनी है। इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर में जो याद करने वाली चीजें क्या है, वो ये है कि आप यहाँ पर क्या यूज करते हो, कैपेसिटर यूज करते हो। क्या यूज करते हैं, कैपेसिटर यूज करते हैं। रेजिस्टेंस के थ्रू जो हम करंट की वैल्यू लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग लिखते हैं। बट कैपेसिटर के थ्रू जो करंट लिखेंगे वो किसकी हेल्प से लिखेंगे, कैपेसिटर के थ्रू करंट की वैल्यू किसके लिखेंगे, Q इक्वल्स टू CV। तो यहाँ से हम निकालेंगे कि IC की वैल्यू क्या होती है, उसके अकॉर्डिंग हम इसकी वैल्यू को लिखेंगे, IC इक्वल्स टू CdV बाय dt। तो इस चीज का बस हमें यहाँ पर इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर सर्किट में ध्यान रखना होता है। तो टोटल से जब सॉल्व करा तो हमारा आउटपुट क्या है, आउटपुट इक्वल्स टू -1 बाय RC इंटीग्रेशन ऑफ VI dt। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि हम इनपुट कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। डिफरेंशिएटर की बात करते हैं, यही वाली टर्म है जो मैं बोल रही थी, आपको एग्जाम में बोला जाता है डिफरेंशिएटर और एक है डिफरेंशियल। तो डिफरेंशिएटर को हम कैसे याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे हम इंटीग्रेटर की हेल्प से। कैसे याद रखेंगे हम, इंटीग्रेटर, इंटीग्रेटर में क्या होता है, TOR होता है बीच में, लास्ट में क्या होता है, TOR। और डिफरेंशिएटर में क्या होता है, लास्ट में TOR होता है। तो इन दोनों से हम क्या याद रखेंगे कि अगर इंटीग्रेटर हमसे डिफरेंशिएटर पूछ रहा है तो डिफरेंशिएटर में क्या होगा, इंटीग्रेटर वाला पार्ट आपका आएगा। TOR और TOR से हम याद रखेंगे।
अगर हम बात करें इसके सर्किट की, तो सर्किट डायग्राम क्या है, इंटीग्रेटर में आपका जो कैपेसिटर है वो यहाँ लगा होता है, बट डिफरेंशिएटर में जो कैपेसिटर है वो कहाँ लगा होता है, आपके इनपुट पाथ में। इंटीग्रेटर में जो कैपेसिटर लगा होगा वो कहाँ पर लगा होता है, आपके फीडबैक पाथ में। इसका जो एक्सप्रेशन है वो क्या आया था, टोटल आउटपुट वोल्टेज इक्वल्स टू माइनस RC dV बाय dt। इनपुट के टर्म में आपका आंसर यहाँ पर आना चाहिए। नेक्स्ट बात करें तो हमने सॉल्व किए थे कुछ AKTU के PYQ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें क्या याद रखना है, वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन कैसे लगानी है, उसके बाद हम क्या करना है, KCL हमें कैसे लगाना है। जैसे यही वाला क्वेश्चन आपका AKTU में पूछा हुआ है, AKTU में पूछा हुआ है, सारे क्वेश्चन हमने AKTU से रिलेटेड सॉल्व किए हुए हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करा, वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन लगाई, वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन के बाद फिर हमने क्या लगाया, KCL लगाया। तो यही दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से हमें लगानी है और कैसे हमें सॉल्व करना है, ये सारी चीजें मैंने आपको सॉल्व करके बहुत इजीली डिटेल्ड एनालिसिस मैंने आपको दिया हुआ है वीडियो लेक्चर्स में, तो आप वहां पर जाकर हमारे सारे लेक्चर्स को देख सकते हो। न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किए हुए, न्यूमेरिकल में हमें याद रखना है KCL हमें कैसे लगाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। KCL हमें कैसे लगाना है, किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, आपको कैलकुलेटर बहुत अच्छे से आना चाहिए। यहाँ पर बहुत छोटी छोटी सिली मिस्टेक हो जाती है जिसकी वजह से आपके आंसर में गलत हो जाता है, आपके आंसर में मिस्टेक होती है। जो न्यूमेरिकल्स हैं, आपको जो वैल्यूज आती हैं उसका ध्यान देना है, आप कैलकुलेटर की हेल्प से इनको सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम AKTU के एग्जाम में कैलकुलेटर को लेके जाते हैं, आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है 100 ms का, तो आप हम उसको इजिली यूज कर सकते हैं अपने AKTU एग्जाम में। तो इस टाइप से कुछ न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए हुए हैं, सारे PYQ न्यूमेरिकल्स हैं, लेक्चर्स में जाके आप देख सकते हो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स। बस हमें याद रखना है आपका KCL और KVL क्या होता है, किस तरीके से हम KCL लगा रहे हैं, हम कैसे आपकी वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन लगा रहे हैं। ये जो न्यूमेरिकल है ये आपका आया हुआ है 2022 में, सेमेस्टर 2 में, अभी 2 ईयर पहले का क्वेश्चन आपका है। तो सारे के सारे न्यूमेरिकल हमने PYQ ही सॉल्व किए हुए हैं। इस तरीके से अगर आपको करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस यूनिट 3 में हमें क्या याद रखना है, यूनिट 3 में हमें याद रखना है कि यूनिट किस टाइप से आपके क्वेश्चन आते हैं। आपके जो 6 डेरिवेशन है, कौन कौन से डेरिवेशन है, इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग, इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर, एडर और सब्ट्रैक्टर, 6 डेरिवेशन है। उसके बिहाफ पे आपके न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल किस पे आते हैं, एडर और डिफरेंशियल एम्पलीफायर पे आते हैं, एडर सब्ट्रैक्टर पे आपके न्यूमेरिकल आते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, हमें वर्चुअल शॉर्ट का कॉन्सेप्ट याद रखना है और उसके बाद हमें KCL लगाना आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये यूनिट, इस यूनिट को आप सबसे पहले प्रिपेयर कीजिएगा। स्कोरिंग है, सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं, एज इट इज क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो इस यूनिट को आप सबसे पहले प्रिपेयर कीजिए और सारे के सारे लेक्चर्स को बहुत अच्छे से पढ़िए। कोई भी क्वेरी आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं इजीली। ये था आपका शॉर्ट रिकैप था यूनिट नंबर 3 का, 1 शॉर्ट वीडियो थी। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अब यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 का 1 शॉर्ट वीडियो देखते हैं, यूनिट नंबर 4 का रिकैप देखते हैं कि यहाँ से हमें क्या पढ़ना है, कौन कौन से क्वेश्चन हमारे AKTU एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन से हम किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से हमें क्वेश्चन में लिखना है। सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी ये न्यूमेरिकल यूनिट है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको आपके लेक्चर्स में, आपने लेक्चर्स देखे होंगे वहां पर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो वहां से आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं, सारे लेक्चर्स को डिटेल में समझ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इसका रिकैप कि कैसे हमें पढ़ना है, किस टाइप से हमें यहाँ से प्रिपेयर करना है और किस टाइप के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। यूनिट नंबर 4 दैट इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है, 4 टाइप के आपके बेसिकली नंबर सिस्टम थे जिसको हमने डिवाइड किया था। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चन यहाँ से आता जरूर है। आप यहाँ पर क्या मिलेंगे, हमें यहाँ पर 4 टॉपिक मिलेंगे। यूनिट नंबर 4 में 4 टॉपिक हैं। नंबर सिस्टम है, देन इसके बाद कॉम्प्लीमेंट है, उसके बाद रियलाइजेशन है, उसके बाद के मैप है। चारों के चारों क्वेश्चन ऐसे हैं, टॉपिक ऐसे हैं जहां से आपको AKTU में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर मैं इंपॉर्टेंट की बात करूं तो इंपॉर्टेंट मुझे इस यूनिट में ही लिखना पड़ेगा। तो ये वाली यूनिट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है AKTU पर्सपेक्टिव से। इजीली क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, एज इट इज क्वेश्चन आपके यहाँ से आते हैं। जस्ट आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है। बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट मैंने आपसे डिस्कस किए हुए हैं, आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इस यूनिट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, सारे कॉन्सेप्ट समझने हैं, इजी कॉन्सेप्ट हैं, उसी के बिहाफ पे सारे क्वेश्चन आते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं आता कि आप नहीं समझ पाते हो, एज इट इज क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं।
तो स्टार्ट हमने क्या स्टार्ट करना, नंबर सिस्टम। बेसिकली जब हम डिस्कस कर रहे थे 4 टाइप के नंबर सिस्टम थे। कौन कौन से नंबर सिस्टम थे आपके? डेसिमल नंबर सिस्टम था, बाइनरी नंबर सिस्टम था, ऑक्टल नंबर सिस्टम था और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम था। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है आपका 2। हमें याद रखना है कि बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है, उसमें कितने सिंबल आते हैं। बेस है 2 और सिंबल कितने आएंगे? 2। कौन कौन से? 0 और 1। ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात करें तो ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस क्या होगा? 8। ऑक्टल मतलब 8 और उसमें कौन कौन से सिंबल आएंगे आपके? 0 से 7 की तरफ सारे सिंबल आएंगे। डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें तो डेसिमल नंबर सिस्टम में आपके कितना कौन सा बेस होता है? 10। और आपके अगर सिस्टम की बात करें, सिंबल की बात करें तो कितना हो जाएगा? 0 से 9, 10 सिंबल आपके यहाँ पर आएंगे। अगर हम हेक्साडेसिमल की बात करें तो हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है वो कितना होता है? 16 होता है। और सिंबल की बात करें तो यहाँ पर कितने सिंबल आने चाहिए? 16 सिंबल आने चाहिए। कहां से स्टार्ट करेंगे? अगर मैं स्टार्ट करूं 0 से 9 तक कितने सिंबल हो गए? 10 सिंबल हो गए। बाकी जो 6 सिंबल हैं वो कहां से कहां तक आएंगे? आपके अल्फाबेट से हम शो करते हैं, ए से एफ की साइड, हम एफ की तरफ हम सॉल्व करते हैं। इसके बाद हमें जो आता है क्वेश्चन, उसके बाद हमसे क्या पूछा जाता है? नंबर सिस्टम का कन्वर्जन। एकेटीयू में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कैसे पूछा जाता है? हमें नंबर सिस्टम को कैसे कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन कैसे होगा। जो भी बेस होता है, सपोज यहाँ पर कोई भी नंबर आपका सिस्टम यहाँ पे लिखा हुआ है बेस 2, आपको जाना है बेस 10 में, तो हमने क्या देखना है? बेस 2 लिखा हुआ है, इसमें कौन कौन से सिंबल है, पहले हमें चेक करना है कि कौन सा सिंबल है यहाँ पर, क्या वो सिस्टम में वैलिड है या नहीं। इनका जो कन्वर्जन है, जो भी यहाँ पर नंबर सिस्टम मैंने भी दिखाया आपको, इनका जो इंटर कन्वर्जन है, बाइनरी से ऑक्टल में कैसे जाते हैं, बाइनरी से डेसिमल में कैसे जाते हैं, बाइनरी से हेक्सा में कैसे जाते हैं। इसके बाद इन सबका हेक्सा से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से आप ऑक्टल में कैसे जाते हैं, इन सबका नंबर सिस्टम का कन्वर्जन बहुत अच्छे से मैंने आपको एकेटीयू ऐप पर कराया हुआ है। बहुत अच्छे वीडियो लेक्चर्स वहां पर पड़े हुए हैं, तो आप वहां से आराम से समझ सकते हो। हमें क्या याद रखना है, जब मैं पढ़ा रही थी आपको क्या याद रखना है कि मुझे बाइनरी से डेसिमल में कैसे आना है और डेसिमल से हमें मुझे बाइनरी में कैसे आना है। डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करूंगी, बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करूंगी, ये दोनों कॉन्सेप्ट हैं। अगर मेरे को ये इजीली समझ आ गए, अगर आपने ये दोनों इजीली समझ लिए, तो उसके अलावा अगर आपसे कोई भी बेस है, बेस एक्स से बेस वाई में कन्वर्ट करवाना है, तो हमें समझ आएगा, हम इजीली कर पाएंगे कि हमें एक एक्स से वाई में कैसे जाना है। क्या करते हैं हम? बेस एक्स से बेस 10 में कैसे जाएंगे और बेस 10 से बेस वाई में फिर देन हम चले जाएंगे। तो हमें क्या आना चाहिए? सिर्फ हमें डेसिमल में कन्वर्ट और डेसिमल से कन्वर्जन करना आना चाहिए। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। न्यूमेरिकल यूनिट है पूरी की पूरी, आप कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हो, कैसे डिवाइड कर रहे हो। तो यहाँ पर जो हम लिखते हैं, जब हम डिवाइड करते हैं, जब मुझे डेसिमल से बाइनरी में जाना है तो मुझे डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, रिमाइंडर बहुत अच्छे से लिखना है। और इसके बाद जब हम इसको लिखते हैं, नंबर में लिखते हैं, तो हमें क्या करना है? हमें यहाँ से स्टार्ट करना होता है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, टॉप से हमें बॉटम से हमें टॉप की साइड लिखना होता है। तो हमें ये वाले 1 को भी इंक्लूड करना होता है। जब हम एलसीएम के जैसे इसको डिवाइड करते हैं तो हम क्या करते हैं? इस वाले 1 को भी इंक्लूड हमें करना होता है। बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, मिस्टेक क्या होती है? मिस्टेक हमारी यहाँ पर होती है, हम इस वाले 1 को काउंट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या हो जाता है? गलत हो जाता है, आंसर गलत हो जाता है। अगर आंसर 2 डिजिट में आना है तो आप क्या कर देते हो? उसको 1 डिजिट में लिख देते हो, क्योंकि आप इस वाले 1 को स्किप कर देते हो। तो हमें क्या याद रखना है? इस वाली चीज को हमें याद रखना है। एक हमें याद रखना है, यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, डिवाइड करेंगे सेम बेस से ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो हमें क्या लिखना होता है? यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट लिखना होता है। इंटीग्रल पार्ट लिखने के बाद यहाँ पर क्या बचा? 0। हमेशा जो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगी वो कैसे होगी? 0 पॉइंट से होगी। कैसे होगी? 0 पॉइंट से होगी। तो नंबर सिस्टम का जो कन्वर्जन है वो इंपॉर्टेंट है, आपसे 7 मार्क्स में पूछ लिया जाएगा। तो 7 मार्क्स में कैसे देगा वो? क्वेश्चन नंबर 7 मार्क्स में बता देगा, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो क्या कर देगा? फर्स्ट पार्ट में बना के दे देगा कि आपको बेस एक्स से बेस वाई में कन्वर्ट करना है। एक्स और वाई का मतलब क्या है? यहाँ पर बेस 2 दे देगा, 10 दे देगा, 3 दे देगा, 5 दे देगा। तो हमें नंबर सिस्टम कन्वर्जन आना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको एकेटीयू ऐप पर कराए हुए हैं नंबर सिस्टम कन्वर्जन से रिलेटेड। डेसिमल से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको बाइनरी से डेसिमल में जाना है तो डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। किससे डिवाइड कर रहे हैं? 8 से डिवाइड कर रहे हैं। सेम अगर डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जाना है तो हमने क्या करा? 16 से डिवाइड किया। 2 में जाना है तो हमने 2 से डिवाइड किया। सेम अगर 10 से मेरे को बोलते हैं यहाँ पर 3 में जाना है तो मैं क्या कर दूंगी? यहाँ पे 3 से डिवाइड करना स्टार्ट कर दूंगी। तो ये सारे प्रोसीजर है, बहुत सारे हमने नंबर सिस्टम को कन्वर्जन किया हुआ है। बाइनरी से डेसिमल में कैसे जाते हैं? तो बाइनरी से डेसिमल में जाने के लिए हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं पावर ऑफ 2 से। पावर ऑफ 2 से क्यों करते हैं? क्योंकि बाइनरी से हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है।
तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हुए हैं नंबर सिस्टम कन्वर्जन पे, और क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा यहाँ से। नेक्स्ट जो था हमने क्या सॉल्व किया था, कॉम्प्लीमेंट्स। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है आपका, कॉम्प्लीमेंट्स का टॉपिक है। इस यूनिट से जो फर्स्ट टॉपिक क्या था, फर्स्ट टॉपिक था आपका नंबर सिस्टम कन्वर्जन। जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो 7 मार्क्स में ऐसे दे देगा। फर्स्ट में आपको कोई भी कन्वर्जन करवा लेगा कि 2 से 10 में जाना है। सेकंड में आपको बोल देगा राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर, राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर। कोई भी नंबर आपको दे देगा और आपसे बोल देगा कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्स है और नंबर सिस्टम कन्वर्जन दोनों को मिला के पार्ट्स बनाता है 1 2 3 4 5। 3 पार्ट दे देगा, 4 पार्ट दे देगा, उसके हिसाब से वो 7 मार्क्स में क्वेश्चन आपको देता है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, हमने कितने टाइप के कॉम्प्लीमेंट पढ़े थे, हमने 4 टाइप के कॉम्प्लीमेंट पढ़े थे। कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट हमने पढ़े थे, नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम का पढ़ा था और डेसिमल नंबर सिस्टम का। बाइनरी का कॉम्प्लीमेंट क्या थे, 1s और 2s कॉम्प्लीमेंट, 9s और 10s कॉम्प्लीमेंट कैसे करते थे हम, डेसिमल में कौन से थे, 9s और 10s कॉम्प्लीमेंट। 1s कॉम्प्लीमेंट को जब हम सॉल्व कर रहे थे तो 1s कॉम्प्लीमेंट का मेथड क्या था, कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने का, कि हम क्या कर देते थे, नंबर को फ्लिप कर देते थे, 1 की जगह 0, 0 की जगह 1। 2s की बात कर रहे हैं तो 2s में हम क्या कर देते थे, पहले 1s फाइंड आउट करते थे, उसके बाद +1 करते थे। तो ये दो चीजें हमें याद रखनी है कि 1s में मैं क्या कर रही हूँ, फ्लिप कर दे रही हूँ, बट 2s में क्या कर रही हूँ, पहले मैं 1s निकालूंगी, उसके बाद नंबर में 1 को ऐड करूंगी। 9s में क्या करते हैं, हम सब नंबर को 9 में से माइनस कर देते हैं और उसके बाद 10s में निकालने के लिए पहले 9s निकालते हैं, उसके बाद 1 को हम ऐड कर देते हैं। तो ये सारी चीजें हमें याद रखनी है। कॉम्प्लीमेंट्स को जो बेसिकली हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, हमें सब्ट्रैक्शन यूजिंग कॉम्प्लीमेंट पढ़ना है। क्वेश्चन कहां से आता है, यहां से क्वेश्चन आता है। कहां आपको कोई भी क्वेश्चन दे देगा और क्या बोल देगा, सब्ट्रैक्शन यूजिंग कॉम्प्लीमेंट। आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन है आपको, आपसे बोल दिया कि आपको 1s कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से क्या करना है, सॉल्व करना है। 1s कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से इस क्वेश्चन को मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, सब्ट्रैक्शन को एडिशन में कन्वर्ट करता है। ध्यान देने वाली बात क्या है, हमसे क्या बोला है, 1s कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से हमें सॉल्व करना है। तो हमने क्या करा, पहले जो नंबर हमें थे हमें क्या करना है, ये नॉर्मल सब्ट्रैक्शन हमें करना है, बट कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से करना है। तो हम क्या करते थे, जिसको हम माइनस कर रहे हैं, जिसको हम माइनस कर रहे हैं उसका हम क्या निकाल रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड आउट कर रहे हैं। 1s है तो हम 1s फाइंड आउट कर रहे हैं, 2s है तो हम क्या करेंगे, इसका 2s फाइंड आउट करेंगे। मिस्टेक कहां करते हैं, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कहां करते हैं, इसका भी 1s फाइंड आउट कर देते हैं और इसका भी 1s फाइंड आउट कर देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना, हमें क्या करना है, जिसको भी नंबर को मुझे माइनस करना होता है उसका मुझे क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। देन उसके बाद इन दोनों नंबर को हम ऐड करेंगे। क्या करेंगे, दोनों नंबर को हम ऐड करेंगे। उसके बाद जो कैरी बचता है, ऐड होने के बाद यहाँ पर जो आंसर आता है, ऐड होने के बाद जो आंसर आता है उस पर डिपेंड करता है कि हमें अपना फाइनल आंसर कहां पे छोड़ना है। सपोज अगर यहाँ पर कैरी आया तो मुझे उस कैरी को ऐड करना है या डिस्कार्ड करना है। अगर कैरी नहीं आया फिर मुझे क्या करना है, तो सारा आंसर किस पे डिपेंड करता है, यहाँ पर एडिशन होने के बाद जो आपका नंबर आ रहा है उस पर डिपेंड करता है। अब अगर ये 1s है तो 1s में हमने क्या डिस्कस किया था, अगर कैरी आता है तो हम क्या कर देते हैं, उसको ऐड कर देते हैं। सेम केस था 9s के लिए कि अगर 9s में कैरी आता है तो हम क्या कर देते हैं, उसको ऐड कर देते हैं। सेम अगर ये क्वेश्चन मेरे को करना होता है 2s से या 10s से, तो हम क्या करते हैं, 2s में या 10s में जो भी कैरी आता है हम उसको क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। क्या करते हैं, हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। इन केस अगर यहाँ पर कैरी ही नहीं बचता, इन केस अगर यहाँ पर कैरी ही नहीं बचता तो हम क्या कर देते हैं, इस आंसर का वापस से कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। क्या लेते हैं, वापस से कॉम्प्लीमेंट। कब, जब यहाँ पर कैरी नहीं बचता। कौन से केस में, चारों ही केस में, 1s में, 2s में, 9s में, 10s में। तो ये सारे क्वेश्चन जिस टाइप के भी, अगर यहाँ पर कैरी बच रहा है, कैरी नहीं बच रहा है, अगर कैरी बच रहा है 1s के केस में, 2s के केस में, सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल एनालिसिस कराया हुआ है। सारे वीडियोस लेक्चर्स आपके पड़े हुए हैं, आप RS Academy AKTU ऐप पर जाकर देख सकते हो। बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ है कि कौन कौन से केस है। जितने भी केसेस मैंने यहाँ पर बोले हैं सभी केसेस पे आपको क्वेश्चन AKTU ऐप पर मिल जाएंगे। RS Academy AKTU ऐप पर सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। 2s से करते हैं तो 2s से कैसे सॉल्व होगा, जैसे हमने यहाँ पर इसको डिस्कार्ड कर दिया है। इंपॉर्टेंट क्या है कि जिसका मेरे को माइनस करना होता है, जिसको मुझे माइनस करना होता है, सबसे पहले मैं क्या करूंगी, उसका साइड में कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लूंगी। दोनों का कॉम्प्लीमेंट नहीं करना, हमें क्या करना है, जिसको माइनस करते हैं उसी का ही हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं। तो इस तरीके से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए हुए हैं 9s और 10s कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड। कंक्लूजन जो निकलता है लास्ट में, ये क्या है, कंक्लूजन जो निकलता है, कॉम्प्लीमेंट्स का जो कंक्लूजन है ये है इंपॉर्टेंट। इसको याद रखेंगे तो हमारे कॉम्प्लीमेंट के क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। इसको याद रखेंगे तो क्या हो जाएगा, सारे क्वेश्चन आप कॉम्प्लीमेंट के
सॉल्व कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये आपकी। कितने कॉम्प्लीमेंट से? 4 टाइप के कॉम्प्लीमेंट से। कैरी प्रेजेंट था तो हम ऐड करते हैं, एब्सेंट है तो कॉम्प्लीमेंट करते हैं। 2s है, कैरी आता है तो डिस्कार्ड करते हैं, 9s में ऐड कर देंगे, 10s में डिस्कार्ड कर देंगे। सेम क्या चलता है? 1s और 9s सेम चलते हैं, 2s और 10s सेम चलते हैं। इन केस अगर कैरी एब्सेंट ही होता है सब में, तो हम क्या कर देते हैं? सबका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन की हुई है। आप ऐप पर जाकर आप सारे लेक्चर्स में जाके वहां पर आराम से पढ़ सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट, क्या है? लॉजिक गेट्स। इंपॉर्टेंट क्या है? लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स में आपसे क्या पूछता है? लॉजिक गेट में आपसे कभी कभी एक्सप्लेन करवाता है यहां से एक्सोर और एक्सनोर के ट्रुथ टेबल। क्या बनवाता है वो? 2 मार्क्स में बनवाता है। यहां से 2 मार्क्स में बनवाता है एके में एक्सोर और एक्सनोर की क्या बनवाता है? ट्रुथ टेबल। तो यहाँ पे लॉजिक गेट, आपको सारे लॉजिक गेट्स के बारे में पता होने चाहिए। थ्री टाइप के लॉजिक गेट हमने डिस्कस किए हैं, बेसिक गेट, यूनिवर्सल गेट और स्पेशल पर्पस गेट। आपको सारे के सारे लॉजिक गेट का क्या आना चाहिए? सिंबल पता होना चाहिए, उनका आउटपुट पता होना चाहिए। लेकिन 2 मार्क्स में क्या पूछता है आपसे? एक्सोर और एक्सनोर की ट्रुथ टेबल आपसे पूछ लेता है। तो ट्रुथ टेबल भी हमने डिजाइन की हुई है, सारे के सारे लॉजिक गेट की इंडिविजुअली हमने डिजाइन की थी। कैसे हम बनाते हैं, सबका आउटपुट मुझे पता होना चाहिए। इसके अलावा ट्रुथ टेबल एक्सोर गेट की और एक्सनोर गेट की, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार आपसे क्वेश्चन एकेटीव एग्जाम में पूछा हुआ है, राइट डाउन द ट्रुथ टेबल ऑफ एक्सोर एंड एक्सनोर गेट। क्या बोलता है? 2 इनपुट। 2 इनपुट का मतलब मैंने कौन से इनपुट प्रोवाइड किए हुए? 2 इनपुट, ए और बी। 2 इनपुट के रिस्पेक्ट में मुझे क्या करनी है? एक्सोर एक्सनोर गेट की ट्रुथ टेबल मुझे डिजाइन करनी है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? रियलाइजेशन। रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको क्वेश्चन, आपको 7 मार्क्स में इंडिविजुअल क्वेश्चन यहां से आपको मिल जाता है। क्या मिलता है? इससे पहले जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे थे वो कौन से टॉपिक हमने देखे? कॉम्प्लीमेंट्स और नंबर सिस्टम कन्वर्जन। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो या तो 2 मार्क्स में आपको देख देगा, या 7 मार्क्स में पूछ रहा है तो वो क्या करेगा? आपसे पार्ट्स में दे देगा, 1 2 3 पार्ट्स में दे देगा। ये टॉपिक ऐसा है, रियलाइजेशन वाला पार्ट, ये आपको इंडिविजुअली 7 मार्क्स में मिल जाएगा। क्या करते हैं हम? यूनिवर्सल गेट की हेल्प से, यूनिवर्सल गेट कौन से थे हमारे? नैंड और नॉर गेट। नैंड और नॉर गेट की हेल्प से मुझे सारे के सारे गेट रियलाइज करने हैं। तो क्या बोलते हैं? रियलाइज एंड गेट, और गेट, नॉट गेट यूजिंग नैंड गेट। उसने क्या बोला? 3 गेट मुझे बोल दिए हैं, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। और किसकी हेल्प से बोल दिया मेरे को? नैंड गेट की हेल्प से बोल दिया डिजाइन करने के लिए। तो इससे रिलेटेड भी हमने सारे गेट डिजाइन किए हुए हैं। नॉट गेट को हम कैसे बनाते हैं, क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या याद रखना है? सबसे पहले जिस गेट की हेल्प से मुझे बनाना है, नैंड गेट की हेल्प से बनाना है, तो नैंड गेट का आउटपुट, नैंड गेट का आउटपुट और नैंड गेट का सिंबल। क्या बनाना है? नॉट गेट बनाना है। तो नॉट गेट का आउटपुट मुझे पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? नॉट गेट का आउटपुट। 2 चीजें पता होनी चाहिए। उसके बाद मैं क्या कर सकती हूँ? इनको इजीली डिजाइन कर सकती हूँ। नैंड गेट से बनाना है तो मेरे फाइनल आउटपुट में, फाइनल रियलाइजेशन में क्या बनेंगे? सारे के सारे नैंड गेट ही बनेंगे। इसके बाद हमने एंड गेट डिजाइन किया था। एंड गेट कैसे बनाते हैं? एंड गेट को बनाने के लिए आपके 2 नैंड गेट लगे थे। अगर मैं एंड गेट बना रही हूँ नैंड गेट की हेल्प से, तो मेरे कितने गेट लगेंगे? 2 नैंड गेट लगेंगे। सेम फिर हमने बनाया था और गेट बनाया था, तो और गेट के लिए हमने कितने गेट लगे? आपके 3 गेट लगे। और गेट आपसे पूछ लेता है एक्सोर और एक्सनोर। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है? एक्सोर और एक्सनोर गेट आपसे पूछा जाता है एके में। एके में क्वेश्चन पूछा गया है, रियलाइज एक्सोर गेट एंड एक्सनोर गेट यूजिंग नैंड गेट। तो हमें क्या करना है? डबल इन्वर्जन मेथड और डिमॉर्गन्स थ्योरम, 2 चीजें हमने पढ़ी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिमॉर्गन्स थ्योरम, तो डिमॉर्गन्स थ्योरम क्या होती है? जो आपकी डॉट को प्लस में कन्वर्ट करती है और प्लस को डॉट में कन्वर्ट करती है। क्या करते हैं रियलाइजेशन वाले टॉपिक में? रियलाइजेशन में हम क्या करते हैं? पूरे के पूरे गेट को, कौन सा गेट है? एक्सोर गेट। एक्सोर गेट के आउटपुट को किस में कन्वर्ट करते हैं? नैंड गेट के आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं? गेट्स को रियलाइज करते हैं। तो हमने क्या करा? एक्सोर गेट डिजाइन किया नैंड गेट की हेल्प से। तो कितने गेट लगे हमारे? हमने क्या किया यहाँ पर? एक्सोर गेट को रियलाइज किया है नैंड गेट की हेल्प से। तो यहाँ पर कितने गेट लगे? 5 गेट लगे। सेम इंपॉर्टेंट है आपका एक्सनोर गेट। एक्सोर और एक्सनोर गेट दोनों गेट एक साथ देता है वो आपको रियलाइज करने के लिए, अगर 7 मार्क्स में दे रहा है। नैंड गेट से करना है या आपको नॉर गेट से करना है? सिमिलर है नॉर गेट से। क्या पता होना चाहिए हमें? नैंड से भी दे देता है कई बारी और नॉर से भी दे देता है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है।
तो नैंड गेट से अगर आपको समझ में आ गया तो नॉर गेट से आप इजीली समझ पाओगे। हमें करना क्या होता है यहाँ पर कि नॉर गेट का आउटपुट, नॉर गेट के आउटपुट, और जिस गेट को मुझे कन्वर्ट करना है उसके आउटपुट को मैं किस में चेंज करती हूँ, यूनिवर्सल गेट के आउटपुट में मैं चेंज करती हूँ। तो इस तरीके से हमने सारे गेट को रियलाइज किया हुआ है। इंपॉर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट आते हैं आपका, इसके बाद आते हैं हम के मैप पे। इसके बाद आते हैं हम के मैप पे, जो आपका इंपॉर्टेंट है, जहां से आपको क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। नेक्स्ट है आपका के मैप, इंपॉर्टेंट है बहुत, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 7 मार्क्स में क्वेश्चन आपको एकेटीयू में मिलेगा ही मिलेगा। 100% यहाँ से क्वेश्चन एकेटीयू में पूछा जाता है, 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। तो के मैप मैंने अपने लेक्चर्स में बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं। किस तरीके से आप मैपिंग करते हो, कौन कौन सी हमें प्रायोरिटी लेनी है, किस तरीके से हम नेमिंग करते हैं, कैसे मैपिंग करते हैं, तो सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से समझाई हुई हैं। आप मेरे वीडियो लेक्चर्स में जाकर RS Academy एकेटीयू ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, वहां से पढ़ सकते हो। सारे PDF नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को मैसेज करके सॉल्व कर सकते हो अपनी क्वेरी को। हमने क्या देखा हुआ है, 4 वेरिएबल के मैप, 2 वेरिएबल के मैप, सारे वेरिएबल के मैप हमने सॉल्व किए हुए हैं। 2 वेरिएबल के मैप का क्वेश्चन कैसे होगा, कैसे हम सॉल्व करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका स्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंट क्या है इसका स्ट्रक्चर, पहले हमें स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, किस तरीके से के मैप बनता है, देन उसके बाद हमें उसे फिल करना आना चाहिए। फिल किस पे डिपेंड करता है, समेशन m और पाई m पे। समेशन m क्या डिनोट करता है आपका SOP फॉर्म, और पाई m क्या डिनोट करता है, पाई कैपिटल M POS फॉर्म। हमने सारी फॉर्म के क्वेश्चन किए हुए हैं, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, सारी वेरिएबल के क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। नेक्स्ट अगर आते हैं 4 वेरिएबल, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है 4 वेरिएबल के मैप का। अगर आपको क्वेश्चन मिल रहा है या तो 4 वेरिएबल से पूछता है, या वो आपको 5 वेरिएबल से क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स में पूछता है। इसके साथ वो देता है इंप्लीमेंट करने के लिए, इसके साथ क्या देता है, इंप्लीमेंटेशन के लिए। या तो बेसिक गेट से इंप्लीमेंट करवाता है, या आपसे किससे करवाता है, यूनिवर्सल गेट से। अगर हमें SOP फॉर्म का क्वेश्चन है, सपोज ये क्वेश्चन आपका समेशन है, मतलब SOP फॉर्म में है। अगर SOP फॉर्म में मुझे क्वेश्चन गिवन है तो वो मेरे से या तो बेसिक गेट से रियलाइज करवाएगा या नैंड गेट से रियलाइज करवाएगा। अगर यही क्वेश्चन मेरे को पाई m में गिवन होता, कैपिटल पाई m में गिवन होता यही क्वेश्चन, तो वो क्या करता है, या तो मेरे से उसको बेसिक गेट से रियलाइज करवाता या नॉर गेट से रियलाइज करवाता। तो ये रियलाइजेशन वाला पार्ट, इंप्लीमेंटेशन वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चन आपको एकेटीयू में 100% मिलना ही है। या तो 4 वेरिएबल आपसे पूछेगा या आपसे 5 वेरिएबल पूछेगा। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन अपने किए हुए हैं, किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने पहले के मैप को सॉल्व किया हुआ है। के मैप आपको बनाना बहुत अच्छे से आनी चाहिए। मिस्टेक कहाँ होती है, नंबरिंग में। 0 1 नंबरिंग कैसे करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसके बाद हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। उसके बाद हम नेमिंग करते हैं। नेमिंग कैसे करते हैं हम, मैपिंग करने के बाद पहले हम मैपिंग करेंगे। मैपिंग किस पे बेस्ड होती है आपकी, इस प्रायोरिटी बेसिस पे। कौन कौन सी प्रायोरिटी, पहले 8 क्वाड बनाएंगे, देन उसके बाद 8 का पहले हम ऑक्टेट बनाएंगे, देन उसके बाद अगर हमारा क्वाड नहीं, एक ऑक्टेट नहीं बन रहा तो हम क्वाड को प्रेफर करेंगे। क्वाड नहीं बन रहा है तो हम पेयर बनाएंगे, पेयर नहीं बन रहा है तो हम सिंगल की मैपिंग करेंगे। सिंगल की मैपिंग करते हैं बिल्कुल लास्ट में। वर्स्ट केस में हम सिंगल पेयर को मैप करते हैं, क्योंकि क्या होता है, के मैप किसके लिए हम सॉल्व करते हैं, मिनिमाइजेशन के लिए। अगर हम सिंगल की मैपिंग कर देते हैं तो हमारा कोई भी वेरिएबल मिनिमाइज नहीं होता। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, हमें ध्यान रखना है इसका स्ट्रक्चर पहले बनाएंगे, उसको फिल कैसे करना है देखना है हमें। SOP फॉर्म में गिवन है, POS फॉर्म में गिवन है, इंप्लीमेंटेशन किससे बोल रहा है, इंप्लीमेंटेशन के बाद उसने बोला है आपसे नैंड गेट से इंप्लीमेंट करना है। तो नैंड गेट से इंप्लीमेंटेशन के लिए हमने क्या करा, डिमॉर्गन्स थ्योरम लगा के उसको सॉल्व किया है। बहुत इजी इंप्लीमेंटेशन मैंने बताया हुआ है कि 4 वेरिएबल है तो 4 लाइंस ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हमने नैंड गेट के लिए, हमने नॉट वाले इनपुट के लिए क्या करा, हमने सबसे पहले नैंड गेट के लिए 4 लाइंस बना ली। A के लिए और A' के लिए हमने लाइंस बनानी, देन इसके बाद जो भी आउटपुट है उसको नैंड गेट की हेल्प से हम कनेक्ट करते हुए गए हैं। बहुत इजी इंप्लीमेंटेशन मैंने बताया हुआ है, तो आप पढ़ सकते हो बहुत इजीली। आप कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। एक के मैप का क्वेश्चन होता है डोंट केयर कंडीशंस के साथ। डोंट केयर कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन डोंट केयर के साथ आ जाता है।
डोंट केयर और विदाउट डोंट केयर कंडीशन में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बट क्या होता है डोंट केयर की हेल्प से आपकी जो प्रायोरिटी है, अगर आप प्रायोरिटी ले रहे हो 8 4 2 1, डोंट केयर क्या कर देता है 2 को 4 में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, 4 की मैपिंग को 8 में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। डोंट केयर क्या करता है जस्ट वेरिएबल्स को मिनिमाइज करने में हेल्प करता है, बाकी जो मैपिंग है सॉल्व करने का तरीका है बिल्कुल सेम होता है जैसे हम नॉर्मली करते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम कर सकते हैं। ये क्या हमने नैंड गेट्स इंप्लीमेंटेशन किया हुआ है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, हमने यूनिट 4 में आज हमने क्या देखा, यूनिट 4 का अगर हम रिकैप लें तो यूनिट 4 में हमने 4 टॉपिक्स देखे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से, नंबर सिस्टम कन्वर्जन, देन इसके बाद आपका कॉम्प्लीमेंट है, देन इसके बाद रियलाइजेशन है और के मैप है। के मैप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% आपका क्वेश्चन यहाँ से मिलना है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एकेटीयू में मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद रियलाइजेशन, नंबर सिस्टम और ये आपका जो कॉम्प्लीमेंट्स है, यहाँ से 7 मार्क्स में क्वेश्चन आपको मिलेगा, बट वो किस में मिलेगा, या तो आपको पार्ट्स में देगा 1 2 3 करके, या आपसे रियलाइजेशन का 7 मार्क्स में पूछ लेगा। 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा कि इस लेक्चर में, इस यूनिट में हमने क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे प्रिपेयर करना है। तो आप पढ़िएगा इसको बहुत अच्छे से, और आप मेरे लेक्चर वीडियो लेक्चर में जाके RS Academy AKTU ऐप पे जाके आप मेरे सारे लेक्चर्स को देख सकते हो।